हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। पहले चैप्टर में हम लोगों ने रिसोर्सेज की डेफिनेशन को देखा और काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज को समझा। दोस्तों उसी में हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज को जाना था और नेचुरल रिसोर्सेज में ही हम लोगों ने, अगर गौर करेंगे आप, तो लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की बात की थी। तो ये सभी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं और इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से नेचुरल रिसोर्स हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं या किस तरीके से हमारे लाइफ को वो डिफिकल्ट बना सकते हैं या हमारे लाइफ को इजी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड, लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। So in a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. कहने का मतलब है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है तंजानिया, वहाँ के एक छोटे से विलेज की कहानी है यहाँ पे। और वहाँ पे एक लड़की रहती है माम्बा नाम की। वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाती है और दूर निकल जाती है पानी लेने के लिए, यानी पानी कलेक्ट करने के लिए, अपने घर के जीवन यापन के लिए, अपने फैमिली की ड्रिंकिंग वाटर को पूरा करने के लिए वो पानी कलेक्ट करने के लिए बहुत दूर निकल पड़ती है अर्ली इन द मॉर्निंग। सी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर अ फ्यू आवर्स। वो बहुत लंबी यात्रा करती है और बहुत घंटों बाद लौट के आती है वो पानी लेके। सी देन हेल्प हर मदर इन द हाउस एंड ज्वाइन हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोड्स। वो अपने मदर की हेल्प करती है घर के कामों में और अपने ब्रदर को हेल्प करती है कि गोट्स जो उन लोगों की फैमिली ने पाल रखी हैं उनकी केयर करने में। यानी कि वो इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशंस में रह रही है कि वहाँ पे पानी नहीं है, पानी कलेक्ट करने के लिए वो बहुत दूर तक यात्रा करती है, बहुत घंटों बाद लौट के आती है पानी लेके, और उसके बाद उसको इन्हीं कंडीशंस में अपने मदर की भी हेल्प करनी पड़ती है, अपने ब्रदर की भी हेल्प करनी पड़ती है गोट्स की केयर करने में। तो इस तरीके से उसकी लाइफ कितनी कठिन हो रही है इसमें बताया गया है। ऑल हर फैमिली ओन्स इज़ अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। उसके झोपड़ी के पास ही एक छोटा सा लैंड का पीस है, मतलब ज़मीन का टुकड़ा है जिस पे उनके फादर खेती करते हैं, और वो जो टुकड़ा है वो बहुत ही उपजाऊ नहीं है, उसमें रॉकी लैंड है, मतलब पथरीली है, पत्थर बहुत हैं उस लैंड में, और पथरीली लैंड में एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो माम्बाज फादर कैन बेयरली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट्स आफ्टर टॉयलिंग हार्ड। मतलब माम्बा के जो फादर हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और तब जाके कहीं उस पर कुछ मक्का और बीन्स उगा पाते हैं। और इतनी रॉकी लैंड पे पानी ना होने की वजह से उनके फादर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और उस मेहनत का नतीजा ये निकलता है कि उनको कुछ ही मेज और बीन्स जैसे ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, और वो भी इतने कम होते हैं कि दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। मतलब उनसे उनकी फैमिली के पूरे साल पेट भी नहीं भर पाता, इतनी हार्श कंडीशंस में वो लोग रह रहे हैं। अब इसमें माम्बा पानी सुबह उठ के उसके जीवन बदल जाता है बिल्कुल। आप समझिए उसका डेली रूटीन क्या है। सुबह उठती है और वो पानी के लिए भटकती हुई घूमती है, फिर आती है तो अपने घर वालों को के साथ काम करती है, अपने भाई के साथ अपनी गोट्स की देखरेख करती है। उसके फादर जो हैं फार्मर हैं, वो लैंड का इतना जो हिस्सा है भी उनके पास वो भी इतना ज़्यादा रॉकी है, इतना ज़्यादा कंडीशंस उसकी ख़राब हैं कि वहाँ पे भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे हो नहीं पाते। जो भी होते हैं वो बेचना तो दूर है, अपना ही जीवन चलाने के लिए मुश्किल से उग पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हार्श लैंड और क्लाइमेटिक कंडीशन, वाटर कंडीशंस के बारे में बात की गई इस पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ है, पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। एक पीटर नाम का बच्चा होता है जो रहता है हार्ट ऑफ द शीप रियरिंग रीजन, मतलब न्यूजीलैंड में वो रहता है, और वो जगह जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे बहुत सारी भेड़ें पाली जाती थी। किसके लिए? वूल इकट्ठा करने के लिए। भेड़ों से वूल इकट्ठा होती है और वहाँ पे बहुत ही प्रॉपर तरीके से सीप्स को पाला जाता था। उनकी फैमिली उसी बिजनेस में लगी हुई थी कि वो सब लोग सीप को पालते थे और उनसे वूल कलेक्ट करते थे, उनको बेचते थे। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल पीटर वॉचिंग हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप। जब भी वो स्कूल से वापस आता था तो पीटर क्या देखता है कि अपने अंकल को देखता रहता था, शीप्स को वो देखभाल किया करते थे। देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन विद हिल इन द फार डिस्टेंस। वो उसके जो शीप यार्ड्स थे वो सिचुएटेड थे ग्रासी प्लेन्स में। ऑब्वियसली जहाँ पे शीप्स होंगी वहाँ पे घास की ज़रूरत होगी, और घास की ज़रूरत होगी तो
ऐसी जगह पे ही लोग शीप पालते हैं जहाँ पे खूब अच्छी घास उगती हो। तो यहाँ पे कंडीशन बहुत ही पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है वो मांबा की तरह हार्श नहीं है, उसकी कंडीशंस की तरह हार्श नहीं। यहाँ पे खुद ब खुद ग्रास उगाती है, इसीलिए उनकी फैमिली किसमें लगी हुई है, शीप रियरिंग बिजनेस में लगी हुई है, और अच्छे से वो लोग गोट भेड़ों को पालते हैं, और पालने से उनको वुल मिलता है, उसको बेचते हैं, और बेचने से उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी सुधरती है, जिसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इट इज़ मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। वो लोग क्या करते हैं, अपने जो बिजनेस है उसको साइंटिफिक वे में कर पाते हैं और अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आप किससे खरीदेंगे, पैसे से खरीदेंगे, लेकिन जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से अपना बिजनेस अच्छा कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन बहुत ही पॉजिटिव है, ह्यूमन के लिए बहुत ही अच्छी कंडीशंस में पीटर रह रहा है, तो वहाँ पे उसको जो बिजनेस है उससे उसकी फैमिली को हेल्प हो रही है, और साथ ही उसकी फैमिली उस बिजनेस को और बढ़ा पा रही है इतनी अच्छी कंडीशंस में। पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रो वेजिटेबल थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। जहां मांबा की फैमिली मुश्किल से कुछ चीज़ें उगा पाती है साल भर के लिए, वहाँ पीटर की फैमिली इजीली कुछ वेजिटेबल्स आराम से उगा लेती है अपनी फार्मिंग में, वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए। मतलब उसको केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उन लोगों को केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी जो फैमिली है वो अपने आराम से जीवन यापन के लिए सब्जियों को उगा लेती है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस की बात हुई है, एक कंडीशन ह्यूमन के लिए बहुत ही फेवरेबल है और दूसरी कंडीशन ह्यूमंस के लिए बहुत ही नेगेटिव हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बात की गई है कि किस तरीके से हमारी नेचुरल कंडीशंस हमारे लाइफ को अफेक्ट करती हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि मांबा एंड पीटर स्टे इन 2 डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड लेड वेरी डिफरेंट लाइव्स। मांबा और पीटर जो हैं 2 डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं वर्ल्ड के, और डिफरेंट जीवन जीते हैं। एक की कंडीशन इतनी हार्श है कि उसको दिन भर मेहनत करनी पड़ती है अपना जीवन जीने के लिए, और एक की कंडीशन इतनी फेवरेबल है कि वो आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड। ये डिफरेंस हुआ क्यों? क्योंकि क्वालिटी ऑफ लैंड अलग है, सॉयल अलग है, वाटर जो है अवेलेबिलिटी अलग है, नेचुरल वेजिटेशन अलग है, एनिमल्स अलग है, एंड द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। और उन इसके जरिए वो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल करते हैं वो अपने आप खुद ब खुद अलग हो जाता है, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तभी करेंगे जब सॉयल, लैंड, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन आपके लिए फेवरेबल होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा, तभी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। जब आप इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे, जब यही सब चीज़ें नहीं होंगी तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। और अवेलेबिलिटी, इसी तरीके के रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ही इनके लाइफ को कठिन या सरल बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बताया गया था कि किस तरीके से अफेक्ट करती है लाइफ को हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। तो आगे एक एक करके हम लोग इनको देखने वाले हैं। तो लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। लैंड को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स कहा गया है, क्योंकि लैंड ही है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और यहीं पे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, एनिमल्स को पालते हैं, यही हमारे लाइफ में ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करती है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड ऑल पार्ट ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। कहते हैं कि लैंड जो है अर्थ पे वो 30% ही, बाकी सब पानी भरा हुआ है, मतलब ओशंस हैं, सी हैं, और चीज़ें हैं, लेकिन लैंड का जो पार्ट है वो केवल पूरे अर्थ का केवल 30% है, और उसमें भी बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। द uneven distribution of population in different part of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate। जो अनइवन पॉपुलेशन दिखती है कि कहीं बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहीं बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन है, वो भी डिपेंड करती है उस जगह की क्लाइमेटिक और लैंड की कंडीशंस पे। क्यों? क्योंकि अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही हार्श होंगी, या जैसे समझ लीजिए आप, मान लीजिए टेम्परेचर आपके इलाके का बहुत ज़्यादा हाई होगा तो आपका सर्वाइवल बहुत कठिन हो जाएगा, जब बहुत लो होगा तो भी आपको सर्वाइवल कठिन हो जाएगा। लेकिन मॉडरेट टेम्परेचर वाले इलाकों में आदमी बहुत आराम से रहता है। ऐसे ही लैंड अगर अच्छी नहीं है, उपजाऊ नहीं है, तो आप कुछ उगा नहीं पाएंगे और आपका जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर अच्छी लैंड है तो आप खूब अच्छी सब्जी उगा लेंगे, अपने लिए जीवन के लिए, अपने खर्चे के लिए वो सब्जी रख सकते हैं, और बाकी सब्जी अगर एक्सेस में उगा रहे हैं तो आप बेच सकते हैं, उससे आप अर्न कर सकते हैं कुछ मनी अपनी लाइफ के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट डालती है हमारी लैंड और क्लाइमेटिक कंडीशन। द रग टोपोग्राफी,
मतलब बहुत ही ऊबड़ खाबड़ अगर टोपोग्राफी है, स्टीप स्लोप ऑफ माउंटेन, तेज ढाल वाले माउंटेन्स हैं, लो लाइंग एरियाज का मतलब होता है कि निचले क्षेत्र मतलब है कि लैंड का ऐसा पीस जो समुद्र तल से, ठीक है, यानी हम लोगों के जो नॉर्मल लैंड है उससे कहीं नीचे है, तो उसमें क्या होता है, उसमें बारिश का पानी भर जाता है या और कहीं से बाढ़ आए, पानी आया तो उसमें भर जाएगा और वो जगह पे रहना, जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उस इलाके में पानी ही भरा रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर लॉगिंग होती है। डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड, मतलब इस तरीके के अगर क्षेत्र हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि या तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होगी या ऐसी जगह पे पॉपुलेशन का होना ना के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे इंसान जीवित नहीं रह पाएगा, उसके पास रिसोर्सेज की बहुत कमी होगी। प्लेन्स एंड रिवर वैली ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। वहीं अगर प्लेन्स को देखेंगे, मैदानों को देखेंगे, मैदानी क्षेत्रों को देखेंगे जहाँ पे रिवर है, मतलब वाटर पर्याप्त मात्रा में, वहाँ पे लाइफ बहुत दिखेगी, वहाँ पॉपुलेशन बहुत दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारा इंडिया और चाइना का जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं, माउंटेन से सारी रिवर निकलती हैं, हिमालयन माउंटेन से, और वो रिवर बह के कहाँ जाती हैं, प्लेन्स में जाती हैं और प्लेन्स को उपजाऊ बनाती रहती हैं और वहाँ पे खूब अच्छी एग्रीकल्चर होती है। इसलिए आपको देखने को मिलता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं इंडिया और चाइना, तो इस वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कहते हैं कि पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ की लैंड कंडीशंस, वहाँ के वेजिटेशन पे डिपेंड करती है। प्लेन्स एंड रिवर्स वैली ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। प्लेन्स हैं और रिवर्स हैं, वो क्या करती हैं, ऑफर करती हैं लैंड को एक सूटेबल एग्रीकल्चर कंडीशंस के लिए, मतलब एग्रीकल्चर कंडीशंस को सूटेबल बनाती हैं। एग्रीकल्चर उगाया जाना वहाँ पे बहुत इजी होता है, इस वजह से प्लेन्स और रिवर को ह्यूमन बीइंग अपने हैबिटेट के लिए ज़्यादा प्रेफर करता है, अपने रहने के लिए ज़्यादा प्रेफर करता है। हेंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए इन क्षेत्रों में आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। लैंड यूज़, अब लैंड का यूज़ क्या क्या होता है यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। लैंड कहाँ कहाँ यूज़ होती है, इसके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं। जैसे लैंड पे एग्रीकल्चर करते हैं, ये तो हम लोगों को पता ही है। उसके अलावा वहाँ पे फॉरेस्ट्री, जंगल लगाए जाते हैं या बाग बगीचे लगाए जाते हैं हम लोगों फल के लिए या हनी कलेक्ट करने के लिए, या फिर और डिपेंडेंसी होती है वुड की, हम लोगों को वो होता है, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, इसलिए हम लोग फॉरेस्ट्री भी करते हैं इन क्षेत्रों में। माइनिंग, लैंड के वो पीस जहाँ पे माइंस मतलब ओर निकलता है या कोई खनिज निकलता है या ऐसी चीज़ें मिलती है जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, तो ऐसी जगहों पे माइनिंग कर लेते हैं, ऐसी चीज़ों को कलेक्ट कर लेते हैं और इनको बेच के हम लोग अर्निंग कर पाते हैं। तो माइनिंग होती है ऐसी जगह पे, वहाँ पे भी लोगों को रहना अच्छा लगता है। बिल्डिंग हाउसेस, ऐसी जगह पे हाउस घर बनाना बहुत आसान होता है क्योंकि बढ़िया लैंड है, फ्लैट लैंड है, तो आप कैसे भी घर बना लो, वो गिरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, या वहाँ पे बाढ़ की, सूखे की या ऐसी किसी भी चीज़ की का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपका शेल्टर वहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, रोड्स बना सकते हैं आप और अपने बिजनेसेस लगा सकते हैं या अपनी इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, और इंडस्ट्रीज के लिए जो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसकी भी अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाती है इन क्षेत्रों में। तो ये लैंड का मेन यूज होता है। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। इन चीज़ों को अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है आप लैंड का अच्छा यूज़ कर पा रहे हैं और इसी को लैंड यूज कहा जाता है। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड। मतलब आप बता सकते हो, माम्बा और पीटर दो लोगों की लाइफ के बारे में आपने पढ़ा, तो वो डिफरेंट वेज बता सकते हो जिनसे उनकी लाइफ इफेक्ट हो रही है, या कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज, वो तरीके बता सकते हो इन विच माम्बाज एंड पीटर फैमिली यूज देयर लैंड। उनकी फैमिली, पीटर की और माम्बा की फैमिली अपनी लैंड को कैसे यूज़ कर रही है। तो माम्बा की फैमिली कैसे यूज़ कर रही थी, एग्रीकल्चर कर तो रही थी लेकिन लैंड बहुत कंडीशन ख़राब थी उसकी, तो उस पर बहुत अच्छा कुछ उगा नहीं पा रहे थे, वो अपने जीवन के लिए भी वो बेहतर कुछ नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, एनिमल को पालना मुश्किल था, वाटर था नहीं, तो ये कंडीशन थी। लेकिन वहीं उल्टे पीटर की जगह का क्या थी, वहाँ पे ग्रासी लैंड थी, तो उसकी वजह से वो लोग शीप पाल पा रहे थे और उनसे वुल बेच पा रहे होंगे और अच्छी अर्निंग कर रहे होंगे। तो दोनों की कंडीशंस अलग अलग हैं उसी लैंड ऑफ पीस से, मतलब जो भी लैंड उनके पास थी उसी से उनकी कंडीशंस बताई जा सकती है कि कितनी
टफ है और कितनी इजी है, दोनों की कंडीशन। ठीक है। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी। कहते हैं कि जो यूज होता है लैंड का वो उसके फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे टोपोग्राफी, मतलब लैंड की टोपोग्राफी कैसी है, लैंड उबड़ खाबड़ तो नहीं है, अगर प्लेन लैंड है तो ज़्यादा यूजफुल है। सॉयल कैसी है, सॉयल अच्छी है तो उस पर ज़्यादा एग्रीकल्चर हो पाएगा। क्लाइमेट कैसा है उस जगह का, क्लाइमेट अगर फेवरेबल है तो भी बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है ह्यूमन लाइफ के। मिनरल्स अगर हैं तो भी ह्यूमन लाइफ को बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देंगे। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अगर पानी है, पानी की उपलब्धता नहीं है तो बड़ी समस्या है। फिर तो कोई भी चीज़ हो, अगर पानी नहीं है तो आप उसका यूज़ कर ही नहीं पाएंगे। आप बिना पानी के अपना जीवन नहीं चला पाएंगे, अपने एनिमल्स नहीं पाल पाएंगे। एग्रीकल्चर को पानी चाहिए होता है, फॉरेस्ट्री को पानी चाहिए होता है, तो हर चीज़ को पानी चाहिए होता है। अगर पानी ही नहीं है तो इन सब चीज़ों का होना बेकार हो जाएगा। तो ये फिजिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लैंड का मैक्सिमम यूज़ हम लोग कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें आपके आसपास उपलब्ध हैं तो आप लैंड का बेहतर यूज़ कर पाएंगे। Human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern. Land के यूज़ करने का ह्यूमन फैक्टर भी होते हैं, जैसे पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा लैंड को वो यूज़ कर पाते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपके पास लैंड बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके पास काम करने वाले लोग नहीं हैं तो आप उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं कर पाएंगे सही से। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और लैंड कम है तो भी उल्टा इफेक्ट पड़ता है, उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और लैंड कम है। ठीक है। तो काम करने वाले लोग ज़्यादा है और जो उपज आएगी वो इतनी भी नहीं होगी कि वो साल भर चल जाए या उससे कुछ अर्निंग हो जाए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी गलत है और बहुत कम पॉपुलेशन भी गलत होती है। टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन मेड चीज़ें में ही टेक्नोलॉजी आती है और टेक्नोलॉजी जब बन जाती है तो इजी बना देती है वो लाइफ को। ठीक है। और ये सब किससे होता है, अपने नेचुरल रिसोर्सेज के इफेक्टिव यूज से होता है। आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न, हमारे जो लैंड यूज पैटर्न है उसको इफेक्टिव बना पाता है। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। लैंड को क्लासिफाई किया जाता है ओनरशिप के आधार पे। ओनरशिप क्या होता है, मतलब उस पर अधिकार किसका है। ठीक है। कौन उसको ओन कर रहा है, किसके अधिकार में है या किसके हाथों में है वो लैंड। तो प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड, दो ओनरशिप के आधार पे दो काइंड की लैंड होती है, एक प्राइवेट लैंड होती है, एक कम्युनिटी लैंड होती है। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट, नट्स एंड मेडिकल हर्ब्स। कहते हैं कि कम्युनिटी लैंड जो होती है वो बहुत सारे लोग, ऐसी लैंड होती है कि जहाँ पे सारे लोग अपना अपना काम कर सकते हैं, मतलब सभी के हाथ में उस क्षेत्र का यूज़ करना होता है, मतलब वहाँ की चीज़ को, उस लैंड को यूज़ कर सकता है कोई भी आदमी कॉमनली। ठीक है। लेकिन प्राइवेट लैंड को ऐसा नहीं है। प्राइवेट लैंड जिसके ओनरशिप में होती है, जिसके अधिकार में होती है, वही उसका इस्तेमाल कर सकता है, उसके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, आपका खेत है तो आप ही यूज़ करेंगे, दूसरा आदमी उस पर खेती नहीं कर सकता। लेकिन कम्युनिटी लैंड ऐसी होती है, जैसे गवर्नमेंट की कुछ लैंड हो गई, वहाँ पे अगर कोई चीज़ उगाती है खुद ब खुद, या कोई चीज़ ऐसी दिख रही है, जैसे आप अपने जानवरों को वहाँ पर चरा सकते हैं, लेकिन किसी के प्राइवेट अगर खेत है वहाँ पे चरा सकते हैं, नहीं चराएंगे। वहाँ पे अगर चराएंगे तो वो क्या होएगा, आप उसके जो ओनरशिप है उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की जो लैंड है, जो लैंड गवर्नमेंट की है या कम्युनिटी लैंड है, उस पर क्या है, अपने जानवर चरा सकते हैं। वहाँ पे अगर कोई फल फूल वाले पेड़ हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो मेडिसिनल यूज़ की हैं तो उनको कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट लैंड में ये नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की होती हैं। कम्युनिटी लैंड किसी पर्टिकुलर पर्सन की नहीं होती, बल्कि वो सभी के लिए यूज़ करने के लिए होती हैं। ठीक है। अब ये गवर्नमेंट भी ओन करती है कहीं कंट्रीज़ में। कुछ कम्युनिटी, मतलब गांव पंचायत या गांव क्षेत्र होते हैं या शहरों के क्षेत्र होते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में होती है, और जैसा भी होगा वहाँ की गवर्नमेंट बता देती है वहाँ पे कैसे यूज़ करना है उसका। ठीक है। तो और क्या होता है, दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। इनको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। मतलब इंसान की जो आवश्यकताएं हैं वो निरंतर बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं इच्छाएं, लेकिन जो लैंड है उसकी लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेड मात्रा में ही है। तो क्या होता है कि इससे जब इंसान ज़्यादा से ज़्यादा लैंड का यूज़ करता है तो
लैंड जो है उसकी फर्टिलिटी कमज़ोर होती है, लैंड खराब होती है और उसका मिसयूज़ होना शुरू हो जाता है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो क्वालिटी है लैंड की वो डिफर करती है प्लेस टू प्लेस। पीपल स्टार्टेड इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कॉमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन द अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज। कहने का मतलब है कि इंसान जो शहरों में रह रहा है वो अतिक्रमण कर रहा है, कहाँ, कॉमन लैंड पे अपनी बिल्डिंग बना रहा है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बना रहा है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बना रहा है, और इससे क्या हो रहा है कि लैंड जो है वो जो एग्रीकल्चर लैंड है वो ख़राब हो रही है। वहीं गांव का आदमी क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उससे क्या होता है, वो फॉरेस्ट वगैरह को काटता है एग्रीकल्चर लैंड को एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि लैंड तो उतनी ही है। इससे क्या होगा, अगर उतनी लैंड है और उसका यूज़ किसी पर्टिकुलर चीज़ में करना है तो जो बाकी लैंड जिस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है उससे आपको छीननी पड़ेगी। जैसे मार्सी लैंड है, यानी कि पानी या दलदली भूमि है, उस पर लोग एग्रीकल्चर करने लगे हैं। फॉरेस्ट की लैंड है, उस फॉरेस्ट को काट देंगे और एग्रीकल्चर करने लगेंगे। लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर से ही काम नहीं चलेगा, अगर फॉरेस्ट नहीं रहे तो भी हमें समस्या होगी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम लोग नेचर को अफेक्ट करते जा रहे हैं। Today the vast change in the land use pattern also reflect the cultural change in our society। कहते हैं कि आजकल के जीवन में हम लोगों को देखता है कि लैंड का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को इफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए किसी एरिया में अच्छी लैंड होती है, अच्छी एग्रीकल्चर होती है, तो वहाँ पे आपको संपन्न लोग दिखेंगे। संपन्न लोग दिखेंगे तो सभी के पास पैसा होगा, लड़ाई झगड़ा और आपसी विवाद बहुत कम होंगे उस एरिया में। लेकिन अगर किसी जगह पे कम लैंड अच्छी है और वहाँ पे लोगों को जो अर्निंग हो रही है एग्रीकल्चर से वो बहुत मिनिमम होती है या तो होती ही नहीं है, और या फिर एग्रीकल्चर इतना कम है कि खाने भर को भी राशन नहीं हो पाता है या अनाज नहीं होता है, तो क्या होगा, वहाँ पे लोग एक दूसरे पे निर्भरता दिखाएंगे और आपसी विवाद बढ़ते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो लैंड का यूज़ है वो हमारे लाइफ को या हमारे सोशल लाइफ को भी इफेक्ट करता है किसी ना किसी स्थान पे जाके। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉयल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन एंड द मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और एग्रीकल्चर लैंड के एक्सपेंशन से क्या होता है कि हम दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज को समाप्त करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं, और इसका नतीजा ये हो रहा है कि हमें देखने में आता है लैंड डिग्रेडेशन, लैंड का ख़राब हो जाना। जो फर्टाइल लैंड है वो भी हम लोग बहुत ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ उसका कर रहे हैं, इसलिए वो भी एक टाइम में उसकी फर्टिलिटी जाती रहती है, तो वो क्या होती है, बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। लैंडस्लाइड्स होने लगते हैं, पहाड़ों पे एग्रीकल्चर होने लगी तो पहाड़ क्या होते हैं, वहाँ के फॉरेस्ट को हटा दोगे तो पहाड़ों के जो पत्थर हैं वो ढीले पड़ जाएंगे और वो गिरना शुरू कर देंगे, इसी को लैंडस्लाइड्स कहते हैं। सॉयल इरोजन क्या होता है, सॉयल फॉरेस्ट हटा दिए गए, फॉरेस्ट आप लोग जानते हैं ना कि फॉरेस्ट जो है सॉयल के ऊपर की कोटिंग को, जिसे हम लोग फर्टाइल सॉयल कहते हैं, उसको बनाए रखते हैं, अपनी जड़ों से ग्रिप किए रहते हैं, जिससे हमारी सॉयल इधर उधर बहने नहीं पाती, पानी के साथ और हवा के साथ उड़ने नहीं पाती है। लेकिन जब आप फॉरेस्ट ही हटा देंगे, जब ट्रीज़ को हटा देंगे, जितना ट्री कवर एरिया है उसको कम कर देंगे, तो क्या होगा कि सॉयल इरोजन बढ़ जाएगा। सॉयल जो है, जो फर्टाइल सॉयल है, वो हवा के साथ पानी के साथ उड़ने लगेगी और इससे क्या होगी, हमारी जो लैंड फर्टिलिटी, जो सॉयल फर्टिलिटी है वो कमज़ोर होने लगेगी और उससे भी हमारा लैंड डिग्रेडेशन दिखाई देगा। डिजर्टिफिकेशन, बहुत ज़्यादा सॉयल का मिस यूज़ करने से या उसका कॉमर्शियल यूज़ करने से या उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल देने से भी वहाँ की फर्टिलिटी ख़त्म होती है और कभी कभी इस हद तक हो जाती है कि वो एरिया डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। और इन सब का कारण क्या है, ह्यूमन बीइंग अपने फ़ायदे के लिए इन सब चीज़ों को, जो अपनी यूज़ की चीज़ें उसको एक्सपेंड कर रहा है, और जो नेचर के द्वारा दिए गए गिफ्ट्स हैं उनको बर्बाद करता जा रहा है, उनको समाप्त करता जा रहा है, और उसे लग रहा है कि हम एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लें, हम अपने हाउसेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लें, कॉमर्शियल एक्सपेंशन कर लें, तो इससे हम लोग खुशहाल हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाकी चीज़ों की अब
क्या बिना वाटर के आपके पास कितना भी पैसा हो आप जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं और अंधाधुंध लगे हुए हैं एग्रीकल्चर एक्सपेंशन में और आपके सेटलमेंट एक्सपेंशन में, इंडस्ट्री एक्सपेंशन में। और इससे क्या हो रहा है, हमारी जो फर्टाइल लैंड है वो कहीं ना कहीं ख़राब होती जा रही है। आगे देखते हैं दोस्तों, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब हम लोगों ने देखा कि कितनी समस्याएं होती जा रही हैं, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है इधर, और दुनिया भर में जो लैंड है वो एक उसकी लिमिटेशन है। तो लैंड पे ज़्यादा दबाव है, उसकी फर्टिलिटी ख़राब हो रही है और कहीं ना कहीं उसका हम लोग मिसयूज़ करते जा रहे हैं। तो उसको कंजर्व कैसे करना है, कैसे हम कोशिश कर सकते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की। तो growing population and their ever growing demand has led to a large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing the natural resources. growing population and their ever growing demands, मतलब जो population बढ़ती जा रही है और उसकी ना ख़त्म होने वाली जो इच्छाएं हैं, has led to a large scale destruction, मतलब वो बहुत बड़े एरिया में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन पैदा करते जा रहे हैं इन्वायरमेंट के लिए। फॉरेस्ट कवर ख़त्म होते जा रहे हैं। अरेबल लैंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स, और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो, और मतलब बताया ना कि जैसे वाटर बॉडीज़ हैं, फॉरेस्ट हैं, ये सब नेचुरल रिसोर्स ख़त्म होते जा रहे हैं। और इनका क्या हो जाएगा, इनके ख़त्म हो जाने से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, सारी ह्यूमन लाइफ को सामना करना पड़ेगा। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। जितना भी डिग्रेडेशन हुआ है, प्रेजेंट रेट्स, जिस रेट पे आज डिग्रेडेशन अपना लैंड ख़राब हो रही है, उसको चेक करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि इतना डिग्रेडेशन होगा तो फ्यूचर के लिए बहुत ही परेशानी आ सकती है। एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेट use of chemical pesticide and fertilizers and checks on overgrazing are some of the common method used to conserve land resources. कहते हैं एफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को लगाना, लैंड रिक्लेमेशन लैंड को उपजाऊ बनाए रखना या उसको फिर से उसके यूजेबल बनाए रखना, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, रेगुलेटेड यूज, केमिकल पेस्टिसाइड का बहुत आवश्यक यूज़ हो तभी यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज क्या करना चाहिए, ऐसे केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पेस्टिसाइड्स को तो रोकते हैं लेकिन उसके साथ साथ सॉइल को ख़राब करते रहते हैं और उसकी फर्टिलिटी को ख़राब करते रहते हैं। एंड चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है अतिचराई, यानी जानवर जहाँ पे बहुत ज़्यादा घास वगैरह चरते हैं वहाँ पे भी लैंड ख़राब होती है, क्योंकि वो लगातार उस पर चलते रहते हैं और वहाँ उसकी सॉइल को क्या होते हैं, ऊपर की सॉइल को, जो फर्टाइल सॉइल होती है उसको ख़राब करते रहते हैं अपने पैरों से, अपने खुरों से, और इस वजह से, और वहाँ पे चरते रहते हैं तो वहाँ पे जो ग्रास होती है, नेचुरल ग्रास होती है, उसको भी वो लोग ख़त्म कर देते हैं। तो ज़्यादा ओवरग्रेजिंग होने से, ज़्यादा चराई होने से, चरने से क्या होता है कि वो लैंड फिर फर्टाइल नहीं रह पाती है और धीरे धीरे करके वो डिज़र्ट में बदलने लगती है। आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज, मतलब इन सब चीज़ों को अगर रोक लिया जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं लैंड रिसोर्सेज को, लैंड के रिसोर्सेज को बनाए रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आगे पढ़ते हैं दोस्तों सॉयल के बारे में। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉयल। थिन लेयर जो होती है, ग्रेनी सब्सटेंस मतलब हमारे सरफेस पे, जो लैंड की सरफेस होती है उस पर आपको जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे दिखते हैं उसको क्या कहते हैं, सॉयल कहते हैं। इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड, और लैंड और सॉयल लगभग हम एक ही समझते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लैंड होती है ज़मीन, वो कैसी भी हो सकती है, लेकिन सॉयल का मतलब वो होता है वो उपजाऊ परत जो एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होती है। ठीक है, तो मतलब सॉयल में एक फर्टिलिटी होता है, एक एग्रीकल्चर को उगाने की क्षमता होती है। और लैंड कैसी भी हो सकती है, क्योंकि आपका अगर डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट भी एक लैंड पे ही है, लेकिन डेजर्ट पे जो ऊपर की रेत होती है वो सॉयल नहीं है, वो मिट्टी नहीं है, वो क्या है, वो रेत है और उस पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। लेकिन सॉयल की अगर बात करेंगे तो सॉयल में कुछ ना कुछ फर्टिलिटी होती है और वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए बढ़िया चीज़ होती है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉयल। लैंड फॉर्म्स जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कैसी सॉयल है, मतलब
जैसी एग्रीकल्चर होगी, जैसी उपज होगी, जैसे लैंडफॉर्म्स होंगे, मतलब उसकी बनावट जैसी होगी, इससे ये पता चलेगा कि सॉइल कैसी है। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वो ऑर्गेनिक मैटर से बनती है, किससे? पत्थरों के टूटने से, माउंटेन्स के टूटने से, नदियों द्वारा बहाई गई मिट्टी से ये फॉर्म करती हैं मिट्टियाँ। मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन द अर्थ, मतलब जो रॉक होती है, जो मिनरल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, इनसे, इनके टूटने उठने से बार बार छोटे छोटे पार्टिकल्स में इनके बदलने से सॉइल फॉर्म होती है। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, और ये किससे बनता है? वेदरिंग प्रोसेस से। वेदरिंग प्रोसेस क्या होती है कि किसी भी तरीके से रॉक्स का, पत्थरों का टूट फूट जाना वेदरिंग कहलाता है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स, सही मात्रा में मिनरल्स का मिलना और ऑर्गेनिक मैटर्स का प्रेजेंट होना सॉइल को फर्टाइल बनाता है, सॉइल को उपजाऊ बनाता है। ठीक है दोस्तों, आगे दिया गया है आपके, आगे हम लोग पहले पढ़ लेते हैं फिर इसको देखेंगे। फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल को फॉर्मेशन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर यूजफुल है? द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर। सॉइल फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि जो नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक है एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो हैं ये बहुत काम करते हैं। मतलब पेरेंट रॉक्स जैसी होंगी, जितनी अच्छी होंगी, उतना ही अच्छी सॉइल फॉर्मेशन होगा, क्योंकि पेरेंट रॉक से ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अदर फैक्टर आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। दूसरे फैक्टर होते हैं कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, ऊबड़ खाबड़ जगह है, ज़मीन, अगर लैंड ऊबड़ खाबड़ है तो उसमें सॉइल कितनी भी फर्टाइल हो, आपको एग्रीकल्चर के लिए दिक्कत होगी, उसको यूज़ करने में दिक्कत होगी। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल कितना अच्छा है उसमें, मतलब अगर लीव्स वगैरह या फिर ऑर्गेनिक खाद वगैरह अगर खुद ब खुद मिल जा रही है, जैसे जिन इलाकों में जानवर ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपने आप मिलते रहते हैं सॉइल के साथ और वो फर्टिलिटी को बढ़ाते रहते हैं। टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, और कितना दिन हुआ है सॉइल के फॉर्मेशन में, ठीक है, जितना कम समय हुआ होगा, मतलब जितनी न्यू सॉइल होगी उतनी ज़्यादा फर्टाइल मानी जाती है। ऑल दीज डिफर फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, और ये सब क्या होता है, सॉइल अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बनती है, इसलिए इनकी फर्टिलिटी अलग अलग होती है, इसलिए इनके सॉइल भी अलग अलग बोली जाती है और इनके नाम भी अलग होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे अगर आगे आएगा। तो कहते हैं कि सॉइल के बनने के कौन कौन से चीज़ें हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो पेरेंट रॉक डिटरमाइन कलर, क्या करती है पेरेंट रॉक? पेरेंट रॉक सॉइल के कलर को डिस्क्राइब करती है, उसके टेक्सचर, उसकी बनावट कैसी होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, मिनरल्स कितने होंगे, कंटेंट क्या है उसका, और परमिएबिलिटी मतलब पोरोसिटी या कह लीजिए उसमें पानी होल्ड करने की क्षमता कितनी है, या पानी उसमें रहने की कितनी क्षमता है और निकल जाने की कितनी क्षमता है, इसको कहते हैं परमिएबिलिटी। रिलीफ, अल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन अक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, जितनी ढाल होगी, पहाड़ में जितनी ढाल होती है उतना टूट फूट होता है पत्थरों में और उतना ही ज़्यादा सॉइल का निर्माण होता है। इसीलिए कहते हैं जितनी ढाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी सॉइल को बनाने में। जैसे माउंटेन से क्या होता है, नदियाँ निकलती हैं और बहुत ढाल होने की वजह से बहुत तेज़ी से फ्लो करती हैं और अपने साथ क्या बहा ले जाती हैं, बड़े बड़े पत्थर बहा ले जाती हैं। वो पत्थर आपस में जब टकराते हैं तो क्या करते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि उनसे टूट फूट होती है और उनका जो बुरादा या चूरा बनता है वो सॉइल फॉर्म करता है। फ्लोरा, फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितना फ्लोरा फाउना होगा पर्टिकुलर जगह पे, उस जगह की सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होगी, जिन जगहों पे ये चीज़ें नहीं होंगी। फ्लोरा क्या होता है, पेड़ पौधे, फाउना क्या होता है, जानवर, जीव जंतु, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं और छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें न्यूड आइज से नहीं दिखाई देते। अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, और ये सब क्या करते हैं, ह्यूमस को फॉर्म करते हैं और ह्यूमस ही होता है जो फर्टिलिटी को गवर्न करता है सॉइल के अंदर। क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। क्लाइमेट क्या करता है, टेम्परेचर बनाता है और उस टेम्परेचर की से ही निर्भर करता है कि कितनी अच्छी सॉइल फॉर्म होगी। बहुत गर्मी होगी तो क्या होगा, सॉइल क्या फॉर्म होगी, वहाँ पे रेती फॉर्म हो जाएगी, वो डेजर्ट ही बनेगा फिर तो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो वहाँ की सॉइल के अंदर जो पानी होगी, वाटर होगा, वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, तो भी उसकी फर्टिलिटी को ख़राब कर देगा। लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन इसीलिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वगैरह सॉइल के बनने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, रेनफॉल इन्फ्लुएंस
डिफरेंस करती है कि रेट ऑफ वेदरिंग कितनी है। ज़्यादा बारिश होने वाली जगहों पे सॉइल ज़्यादा बनती है, क्योंकि सॉइल बराबर बारिश होती रहती है, जिससे वहाँ की चट्टानें टूटती फूटती रहती हैं और टूटने से सॉइल पार्टिकल्स बनते रहते हैं, और इसी से ह्यूमस फॉर्मेशन होता है। ह्यूमस आपने देखा, पेड़ पौधे होंगे, पत्तियाँ होंगी, तो इनके तूफान आते रहेंगे तो ये पत्तियाँ टूट के गिरेंगी, पेड़ पौधे टूट के गिरेंगे और ये ह्यूमस क्रिएट करेंगे सॉइल के अंदर और उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते रहेंगे। टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। सॉइल की प्रोफाइल को की मोटाई को बनाने के लिए टाइम मैटर करता है। जितना ज़्यादा टाइम हुआ होगा सॉइल की प्रोफाइल मतलब उसकी मोटाई ज़्यादा होगी, लेकिन जितना नई सॉइल होगी, जो ऊपर की कवरिंग जितनी नई होगी उतना अच्छा होगा एग्रीकल्चर के लिए। तो टाइम बहुत मैटर करता है किसी सॉइल को बनने में। तो दोस्तों आगे बात करेंगे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, मतलब सॉइल कैसे खराब हो रही है और उसको कंजर्वेशन कैसे किया जाता है, उसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है। तो सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल इरोजन है और उसका डिप्लीशन, मतलब इरोजन और डिप्लीशन लगभग एक ही चीज़ें हैं कि सॉइल का हट जाना, उसकी परत का हट जाना या उसका बर्बाद हो जाना आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज अ रिसोर्स। ठीक है, ये मेजर थ्रेट हैं सॉइल के लिए एज अ रिसोर्स। सॉइल को ख़राब करने के लिए ये मेजर थ्रेट हैं। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं कि सॉइल ख़राब हो रही है। फैक्टर्स विच लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, मतलब जो फैक्टर हैं वो सॉइल को ख़राब करने के वो है डिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगलों की कटाई, ओवर ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा चराई, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है और पेस्टिसाइड का यूज़ करना, रेन वॉश पानी का बहुत ज़्यादा बहना जिससे भी मिट्टी बह जाती है बार बार। ठीक है, लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होते हैं, पत्थर पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा मिट्टी खिसकती रहती है, या तो रॉक्स खिसकते रहते हैं या रॉक्स जो अच्छी लैंड है उस पर आके गिर जाते हैं, तो क्या होता है कि वो जो अच्छी लैंड है उसको भी ख़राब कर देते हैं, सॉइल को बर्बाद कर देते हैं। फ्लड्स, बार बार बाढ़ें आती हैं तो भी उससे सॉइल का इरोजन होता है, बार बार ऊपरी सतह जो होती है सॉइल की फर्टाइल लेयर होती है वो हटती रहती है। सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। कुछ कंजर्वेशन के मेथड दिए गए हैं सॉइल कंजर्वेशन के, कौन कौन से हैं। मल्चिंग, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। मल्चिंग का मतलब होता है कि किसी भी जगह से पानी का ना निकलने दिया जाना, या कोई ऐसी लेयर बना दो जिससे जो उसमें वाटर कंटेंट है उसको रखा जा सकते, उसको उसमें मॉइस्चर बनाया जा सकते। इसके लिए क्या करते हैं किसान लोग, मतलब अपने बाग लगाए या अपना एग्रीकल्चर किया और नीचे नीचे उसके कोई स्ट्रॉ वगैरह डाल देते हैं। स्ट्रॉ डालने से क्या होगा कि नीचे सीधी धूप ज़मीन पे नहीं पड़ेगी, और ज़मीन पे जब धूप नहीं पड़ेगी तो उससे जो वाटर कंटेंट है सॉइल के अंदर वो कम नहीं होगा, या बार बार आपको सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे आपका वाटर भी बचेगा और एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक मॉइस्चर बना रहेगा। इससे प्लांट्स भी आपके हेल्दी होंगे। कंटूर बैरियर्स, स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर अलोंग कंटूर। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स कलेक्ट वाटर। कंटूर बैरियर्स क्या होते हैं कि एक ऊंचाई बना दी जाती है, जैसे खेतों के इर्द गिर्द आपने देखा होगा मेड़ बना दी जाती है, उसे बैरियर कह सकते हो, कंटूर बैरियर्स कह सकते हो। और ये इसलिए बना दी जाती है जिससे हवा चले या पानी बहे तो हमारी जो सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, वो बह के दूसरी जगह ना चली जाए, वहीं पे बनी रहे। या पानी भर जाने से क्या होगा कि वो सॉइल अंदर खींच लेगी और वो फर्टाइल बनी रहेगी। तो इस तरीके से चारों ओर खेत के बैरियर्स बना दिए जाते हैं जिनसे कंटूर बैरियर्स भी कहा जाता है। स्टोन, ग्रास, सॉइल से बनाए जाते हैं और इन बैरियर्स के पहले नाली सी बना दी जाती है। अगर बारिश होती है तो इन नालियों में पानी इकट्ठा हो जाता है जो लॉन्ग टाइम में मॉइस्चर को बनाए रखता है खेतों के अंदर। रॉक डैम, रॉक से डैम बनाए दिए जाते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की समस्या होती है वहाँ पे क्या होता है कि लोग पत्थरों से एक दीवार सी खड़ी कर देते हैं, और जब कभी भी कम बारिश वाले इलाकों में ऐसा होता है और वहाँ पे बारिश होती है तो उन इलाकों में क्या हो जाता है, तालाब टाइप का बन जाता है या पानी भर जाता है। अब ये पानी जो है वो लॉन्ग टर्म तक मॉइस्चर बनाए रखता है, जब तक दोबारा बारिश नहीं होगी तब तक उसमें भरा हुआ पानी धीरे धीरे करके सॉइल में जाता रहेगा और उसकी फर्टिलिटी को, उसके मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाता रहेगा। ओके दोस्तों, आगे है टेरेस फार्मिंग। जहाँ पहाड़ी वाले इलाके हैं वहाँ पे जरूरी है टेरेस फार्मिंग। ब्रॉड फ्लैट स्टेप ऑफ टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप, दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। टेरेस फार्मिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक पिक्चर बना हुआ है,
कि कैसे इन्होंने टेरेस फार्मिंग के लिए बना रखा है इस इलाके को। देख यहाँ पे ऐसे ढाल वाली जगहों पे टेरेस फार्मिंग की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे जहाँ पे जगह होती है वहाँ पे खेत बना लिए जाते हैं और उनके किनारों पे मेड़ टाइप की बना दी जाती है, कंटूर बैरियर्स भी बना दिए जाते हैं जिससे पानी बह के ना जाए या तेज़ी से ऊपर से पानी आ रहा है वो खेत को बहा ना ले जाए। तो इस तरीके से टेरेस फार्मिंग की जाती है। इंटरक्रॉपिंग, different crop are grown in the alternate rows and are sown at different type to protect the soil from rain wash। इससे कहते हैं इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि दो अलग अलग तरीके की या कई अलग अलग तरीके की फसल एक ही खेत में बो दी जाती है। जैसे एक फसल मान लीजिए बड़ी है तो वो क्या करेगी, दूसरी छोटी फसल को छाया दे सकती है, सनलाइट को सीधे आने से रोक सकती है, और जो छोटी फसल होगी वो भी सॉइल पे सनलाइट पड़ने से रोक देगी। तो बड़े पेड़ के लिए मॉइस्चर बना रहेगा और छोटे पेड़ के लिए छाया बनी रहेगी, वो जलेगा नहीं सनलाइट से। तो इंटरक्रॉपिंग से क्या होता है कि जो क्रॉप है उसकी मदद करने के लिए दूसरी क्रॉप बो दी जाती है और दोनों क्रॉप्स एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ती हैं और इससे क्या होता है, उत्पादन भी ज़्यादा होता है और फर्टिलिटी भी सॉइल की बनी रहती है। कंटूर प्लोइंग, कंटूर प्लोइंग का मतलब होता है कि खेत अगर जोत रहे हैं तो आप ऐसे जोतिए कि ढाल की दिशा में ना जोतिए। ढाल की दिशा में अगर आप जुताई होगी तो पानी बहेगा तो वो नाली जो होती हैं, जो जुताई होती है, उनसे पूरा वो सॉइल भी बहा ले जाएगा। इससे क्या होता है, उल्टी दिशा में, मतलब उनको हॉरिजॉन्टली ऐसे बना दीजिए, वर्टिकली नहीं बनाना है, हॉरिजॉन्टली जुताई करिए। तो उससे क्या होगा कि पानी आएगा तो उन नालियों में भर जाएगा, जुताई वाली नालियों में भर जाएगा और वो मॉइस्चर को बढ़ाएगा। तो इसे कहते हैं कंटूर प्लोइंग। Shelter belt, in the coastal and dry region, rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover। soil cover को shelter belts क्या होते हैं, जिन इलाकों में हवा बहुत चलती है वहाँ पे दिक्कत होती है सॉइल इरोजन की, विंड की वजह से। तो वहाँ पे लोग लाइन से प्लांट्स लगा देते हैं, एक लाइन से प्लांट्स लगा देते हैं अपने खेतों के किनारे किनारे। वो प्लांट्स क्या करते हैं, उस सॉइल को बांधे रखते हैं और जब हवा चलती है तो इतनी तेज हवा इफेक्ट नहीं कर पाती है उस सॉइल को और अपने साथ उड़ा के नहीं ले जा पाती है उसकी फर्टाइल लेयर को। इस तरीके से शेल्टर बेल्ट काम करती है। अब बात आती है वाटर रिसोर्स के बारे में। वाटर रिसोर्स यानी ह्यूमन लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल रिसोर्स माना जाता है और यही लिखा हुआ है इसमें कि वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वाइटल का मतलब होता है अति आवश्यक, यानी हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक रिसोर्स अगर कोई है तो वो है पानी या वाटर। और ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है क्योंकि इसको बार बार प्राप्त किया जा सकता है या नेचर साइकिल ऐसी है कि इसे हमारे यूज़ के लिए बार बार वो उपलब्ध कराती रहती है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हम लोगों ने देखा है कि 3/4 यानी 3/4 अर्थ सरफेस जो है पानी से भरा हुआ है। हम लोगों ने लैंड में देखा था कि 30% लैंड है और उसके अलावा 70% क्या है, वाटर बॉडीज हैं अर्थ पे। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारा जो 3/4 पार्ट है अर्थ का वो भरा हुआ है पानी से। इट इज़ देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। इसीलिए अर्थ को वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है या ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशंस दैट लाइफ बिगन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर बैक। कहा जाता है कि ओशन से ही लाइफ शुरू हुई थी। ये एक साइंस का पार्ट है, हम लोग साइंस में देखेंगे, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि प्रिमिटिव ओशंस, जो पुराने ओशंस थे, जो अर्थ पे ओशन फॉर्म हुए थे, उन्हीं से धीरे धीरे करके लाइफ की एग्जिस्टेंस हुई अर्थ पे और हम लोग जैसे लोग बने, ह्यूमन बने, एनिमल्स बने, प्लांट्स बने। तो ये सब क्या है, ये इनकी सबकी उत्पादन या कहें कि उपज माना जाता है ओशन ही। 3.5 बिलियन ईयर बैक मतलब 3.5 बिलियन ईयर बैक का मतलब है 350 करोड़ साल पहले जीवन का अस्तित्व हुआ या जीवन पनपा अर्थ पे। Even today the ocean covered 2/3 of the earth's surface and support a rich variety of plant and animal life। और इसी तरीके से आज भी यही ओशंस, यही वाटर बॉडीज इंसानों को और पौधों को लाइफ दे रही हैं। कैसे, अब पानी इंसानों के लिए, एनिमल्स के लिए ज़रूरी है, उसी तरीके से प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है। और जब तक वाटर बॉडीज़ हैं अर्थ पे तब तक हमारा नेचर सुरक्षित है। जैसे ही वाटर ख़त्म हो जाएगा हमारा नेचर भी समाप्त होने लगेगा। द ओशन वाटर इज़ हाउएवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जबकि ओशन वाटर जो है,
मतलब समुद्री पानी जो है वो सलाइन है, मतलब नमकीन है, नमक बहुत है उसमें, और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़फुल नहीं है। हालांकि कुछ कंट्रीज़ अब ओशन का वाटर भी रिफाइन करने लगी हैं और पीने लायक बनाने लगी हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है और कुछ बेहतर काम होने लगे हैं कि ओशन वाटर को अगर प्यूरीफाई कर लिया जाए और पीने के काबिल बना लिया जाए तो हमारे पास जो वाटर की, फ्रेश वाटर की समस्या है उसका समाधान हो सकता है। तो ऐसा किया जा रहा है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। फ्रेश वाटर जो है वो केवल 2.7% ही एग्जिस्ट करता है अर्थ पे, मतलब जो हम लोग पानी पीते हैं, पीने योग्य पानी केवल 2.7% ही है हमारी अर्थ पे। नियरली 70% ऑफ दिस अकर एन आइस शीट। और दोस्तों 2.7% पानी है और 2.7% का 70% केवल आइस शीट्स मतलब आइसबर्ग्स और ग्लेशियर्स में है, मतलब जमा हुआ पानी है। जो आप बर्फ़ देखते हैं पहाड़ों पे जमी हुई, या ग्लेशियर्स देखते हैं, या ओशन में पानी जम जाता है, झीलों में पानी जम जाता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जो पानी है वो आपका कहा जाता है आइस शीट्स वाला पानी, या आइस शीट्स में जो कन्वर्ट हो गया है। तो ये कितना है 2.7% का 70% मतलब पानी जमा हुआ है। अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन में ऐसा पानी इकट्ठा है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इन एक्सेसिबल, मतलब इनकी लोकेशन ऐसी है कि यहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं सकते और इसका सीधा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जमा हुआ पानी है और बहुत ठंडे इलाकों में पाया जाता है। तो इसका यूज़ कैसे करेंगे, वहाँ से लाएंगे कैसे, और इसको पीने लायक कैसे बनाया जाएगा। हालांकि ये फ्रेश वाटर है, डायरेक्ट पिया जा सकता है, लेकिन इसके एक्सेस उपलब्ध नहीं है, इसको हम लोग आसानी से पा नहीं सकते। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। केवल 1% पानी है जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है और फिट है बिल्कुल ह्यूमन यूज के लिए। मतलब जो आपके यहाँ पानी आता है, फ्रेश वाटर आता है जिससे आप लोग डेली यूज करते हैं, वो पानी केवल 1% ही है जो हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं। इट इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर, और इसे ग्राउंड वाटर के रूप में, एज सरफेस वाटर सतही पानी मतलब तालाबों, नदी, झीलों में पाया जाने वाला पानी है, इन रिवर एंड लेक्स, एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। और वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसको वाटर वेपर कहते हैं। और जो वाटर वेपर है इन सबको अगर मिला लिया जाए तो टोटल हमारा फ्रेश वाटर बनता है 1% ही। केवल 1% ही पानी हमारे लिए उपलब्ध है पीने योग्य सही से, जिसको हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना कम पानी है और हम लोग कितना ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं उसको। फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। इसलिए फ्रेश वाटर बन जाता है मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस, बहुत ही कीमती सब्सटेंस बन जाता है अर्थ के लिए। अर्थ पे वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। वाटर भी एनर्जी की ही तरह ना तो कम किया जा सकता है और ना ही उसको खत्म किया जा सकता है, वो एग्जिस्ट करता रहेगा अर्थ पे। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। इनका टोटल वॉल्यूम जो होता है वो घूम फिर के बराबर ही बना रहता है। अगर 100% पानी है किसी इलाके में तो वो घूम फिर के एक वाटर साइकिल होती है, उसके थ्रू वो बार बार, जैसे पानी है और आपने उसका यूज़ कर लिया, वो वेपराइज होगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा, फिर बारिश को थ्रू फिर से बरस जाएगा और फिर वाटर बॉडीज़ में भर जाएगा जाके। तो इस तरीके से एक साइकिल चला करती है जिसे वाटर साइकिल कहते हैं। और ये अर्थ पे वाटर का जो भी वॉल्यूम है वो उसको हमेशा बनाए रखता है। इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन कॉन्स्टेंट मोशन, साइक्लिंग थ्रू द ओशंस, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोपोरेशन। मैंने बताया ना कि किस तरीके से अर्थ से जो पानी है उसका वाटर साइकिल बन जाता है, वो किस तरीके से यूज़ होता है, कैसे एवोपोरेट हो जाता है सनलाइट से, और एवोपोरेट होने के बाद एटमॉस्फेयर में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में रेन के थ्रू फिर से वापस लैंड पे आ जाता है। तो ये एक साइकिल चला करती है और इसे वाटर साइकिल कहते हैं। प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ, दिस एज यू ऑलरेडी नोन इज रिफर्ड टू एज द वाटर साइकिल, और इसी को दोस्तों वाटर साइकिल कहा जाता है। डू यू नो में लिखा हुआ है ए ड्रिपिंग टैप वेस्ट 1200 लीटर ऑफ वाटर इन अ ईयर। मतलब बूंद बूंद जो पानी हम लोगों के घरों में टपका करता है टैप वाटर से, वो दुनिया में 1200 लीटर पानी बर्बाद कर देता है हर साल। 1200 लीटर पानी केवल बूंद बूंद टपकने से या लीकेज से बर्बाद हो जाता है दुनिया में फ्रेश वाटर का। ठीक है दोस्तों, दूसरा भी हम लोग देख लेते हैं। डू यू नो इन 1975 द कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज वॉज 3850 क्यूबिक किलोमीटर ईयर। क्यूबिक किलोमीटर ईयर ये वाटर को नापने की एक यूनिट है।
इट शोड टू मोर देन 6000 क्यूबिक किलोमीटर ईयर इन द ईयर 2000। मतलब 1975 में जो कंजम्पशन था ह्यूमन द्वारा वाटर का वो था 3850 क्यूबिक किलोमीटर ईयर, और अब जाके 2000 में ये हो गया है 6000 से ज़्यादा 2000 तक आते आते। मतलब हम लोग कितना कंजम्पशन करने लगे हैं वाटर का, और फ्रेश वाटर जितना है उतना ही अवेलेबल है। तो हम लोगों को इससे समझना चाहिए कि हमें बचा के रखना है फ्रेश वाटर को। ह्यूमन यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर द ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ह्यूमन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का इस्तेमाल करता है, ना सिर्फ पीने के लिए और कपड़े धोने के लिए या अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए, बल्कि इससे बहुत सारे प्रोडक्शन भी होते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कॉमर्शियल प्रोडक्शन में भी पानी लगता है, फ्रेश वाटर लगता है। Water for agriculture industry is generating electricity through reservoir of dams are the other uses। और वाटर के अदर यूजेस में क्या आता है? एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, सिंचाई के काम में आता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ होता है थ्रू रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब होता है जो डैम बना दिए जाते हैं उनके पीछे जो पानी रुक जाता है, डैम जो पानी रोक लेता है उसको रिजर्वायर कहते हैं। आर द अदर यूजेस। और ड्रिंकिंग वाटर में तो यूज़ होता ही होता है, हमारे डेली यूज़ में होता ही होता है। तो इस तरीके से फ्रेश वाटर का कितना ज़्यादा यूज़ है ह्यूमन लाइफ में ही नहीं बल्कि प्लैनेट पे जितनी भी लाइफ है सभी के लिए वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसीलिए ये बहुत ही एसेंशियल हमारा रिसोर्स है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग demands for food and cash crop, increasing urbanization and rising standard of living are the major factor leading to shortages in supply of fresh water either due to drying up of water source or water pollution। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन भी, और राइजिंग हो रही है फूड की डिमांड की। मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा फूड की बढ़ती जा रही है, इसलिए क्या हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने की कोशिश की जा रही है, और एग्रीकल्चर में वाटर लगता है। इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की जा रही है, उसमें भी वाटर लगता है। तो फ्रेश वाटर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जबकि हम लोग उसको बचाने की उतनी ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे हैं। उसका इस्तेमाल तो हम लोग भरपूर कर रहे हैं, लेकिन उनको मिस यूज़ करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों ने पढ़ा कि 1200 लीटर पानी केवल टैप वाटर के टपकने से ही या लीकेज से ही खराब हो जाता है। तो इस सब चीज़ों से अगर हम लोग समझेंगे तो हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें बचा सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, अपने वाटर को बचा सकते हैं। तो अब देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। क्या वाटर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम्स हैं? देयर इज़ अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन अ मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन में है जहाँ पे पानी की बहुत कमी है। जैसे मोस्ट ऑफ अफ्रीका के क्षेत्रों में, वेस्ट एशिया के क्षेत्रों में, जैसे हम लोगों का अब दुबई वाला इलाका हो गया, या जिसको हम लोग अरेबियन कंट्रीज़ कहते हैं, इधर वाले रेगिस्तानी क्षेत्र हैं लगभग, और यहाँ पे पानी की बहुत कमी है। पेट्रोलियम बहुत है लेकिन पानी बहुत कम है। साउथ एशिया का क्षेत्र जो है वहाँ पे पानी की बहुत कमी है। पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। इन क्षेत्रों में फ्रेश वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है। ये देखिए आप, बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं जो पैसे से तो बहुत रिच हैं लेकिन इनको फ्रेश वाटर नहीं मिलता है, और फ्रेश वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास पेट्रोलियम कितना भी हो, आप उसका यूज़ ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे नहीं कर सकते। आपको चाहिए होगा फ्रेश वाटर पीने के लिए। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं इसकी कितनी कीमत है। जो पैसे वाले कंट्रीज़ भी हैं वो भी परेशान रहते हैं कि उनके पास फ्रेश वाटर उपलब्ध नहीं है, और वो इसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पे करके खरीदते हैं। Countries located in a climatic zone most susceptible to drought face great problem of water scarcity। जो भी कंट्रीज लोकेट करती हैं क्लाइमेटिक जोन्स में, इन क्लाइमेटिक जोन्स में जहाँ पे पानी की कमी हो जाती है या क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पे रेन वाटर वगैरह या रेन वगैरह कम होती है, वहाँ पे ये लोग कमी को झेलते हैं, वाटर के कमी को बहुत ज़्यादा झेलते हैं। दस वाटर शॉर्टेज में भी are consequences of a variation in the seasonal or annual precipitation or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water sources। एक तो वाटर की शॉर्टेज होती है कि पानी सही से बरसता नहीं है, या क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी हार्श है कि वहाँ पे पानी की उपलब्धता कम है, और कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे लोग पानी के अस्तित्व को या कह लीजिए कि वाटर की नीड को सही से समझ नहीं पा रहे हैं, या उसकी उपयोगिता को सही से समझ नहीं पा रहे हैं, और उसको बर्बाद करते जा रहे हैं, उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसका मिस यूज़ कर रहे हैं, और जिससे वो पानी तो है
लेकिन वो आपके यूज़ के काबिल नहीं रह गया है, वो बिल्कुल वेस्ट हो गया है। वो भरा हुआ पानी किसी भी काम का नहीं, आप पी नहीं सकते, जानवर पी नहीं सकते, प्लांट्स को डाल दोगे तो प्लांट्स भी मर जाएंगे। तो इस कंडीशन तक लोगों ने उस पानी को ख़राब कर दिया है। और फ्रेश वाटर कितना अवेलेबल है जो हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं? मात्र 1%। तो ये समझ के चलना है हम लोगों को। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? अभी भी हम लोगों के पास इतना पानी उपलब्ध है कि अगर बचाने लगें तो पूरा वर्ल्ड आसानी से पानी का, फ्रेश वाटर का यूज़ बहुत दिनों तक कर सकता है। कंजर्वेशन में क्या है? एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स इन अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। बहुत सारे क्षेत्र या कह लें पूरा विश्व ही किसी न किसी रूप में वाटर के, पानी की कमी से जूझ रहा है या पानी की कमी को झेल रहा है। फ्रेश वाटर के, क्लीन वाटर के स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्विंडलिंग रिसोर्स। इतने उपयोगी रिसोर्स को कंजर्व करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इवन दो वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज़। इसके बहुत ज़्यादा यूज़ करने से, बहुत ज़्यादा इसको वेस्ट करने से, इसको पॉल्यूट करने से, यह रिन्यूएबल सोर्स होने के बावजूद भी हमारे काम का नहीं बच रहा है, क्योंकि हम लोग इसको पॉल्यूट कर दे रहे हैं। डिस्चार्ज ऑफ untreated or partially treated sewage, agricultural, chemical and industrial influence in water bodies are major contaminants। तो डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड, पार्शियली ट्रीटेड या सीवेज, सीवेज क्या होता है? जो गंदगी होती है, घर से जो गंदगी वगैरह निकलती है, जो हम लोग नालियों से पानी बहा देते हैं, ड्रेनेज सिस्टम से जो हम लोगों का वेस्ट निकल के जाता है, वो क्या करते हैं? बिना ट्रीट किए हुए डिस्चार्ज कर देते हैं। जैसे रिवर्स वगैरह में लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। सिटी का पानी, नाले गंदगी पूरी डाल दी जाती है रिवर या वाटर बॉडीज़ में। क्यों? उनसे पूछना चाहिए गवर्नमेंट से कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो आपको बताएंगे कि उनके पास प्रॉपर ट्रीटमेंट सिस्टम नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? अपनी और वाटर बॉडीज़ को बर्बाद कर रहे हैं। वो फ्रेश वाटर भी वेस्ट होता जा रहा है। और आपने देखा होगा कि कई सिटीज़ में, जो बहुत पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं, वहाँ के आसपास की रिवर्स बिल्कुल क्या बन गई हैं? नालियाँ बन गई हैं, गंदगी से भर गई हैं। और वो पानी किसी भी तरीके के से यूज़ करने के काबिल नहीं बचा है। उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो हो सकता है कि वो सही हो जाए, लेकिन लोग इस चीज़ को अभी भी समझ नहीं रहे हैं। उस चीज़ को समझ के चलना है हमें। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटेमिनेशन। और एग्रीकल्चर केमिकल्स क्या होते हैं? पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र जो केमिकल यूज़ करते हैं, वो क्या होते हैं? हम लोग प्लांट्स पे डाल देते हैं, लेकिन वो प्लांट्स प्लांट्स के साथ साथ वो नीचे सॉइल में भी गिर जाते हैं और सॉइल में वो पड़े रहते हैं एज इट इज़। और जब बारिश होती है तो वो ऊपर की सॉइल में है, और बारिश के साथ वो बह के कहाँ चले जाते हैं? वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं। और वाटर बॉडीज़ को भी वो कंटेमिनेट कर देते हैं। वो केमिकल वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं और वाटर बॉडीज़ को ख़राब कर देते हैं। वो पानी जो फ्रेश वाटर है, जो पीने लायक पानी है या यूज़ करने लायक पानी है, वो केमिकल से भर जाता है। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाला केमिकल भी बहा दिया जाता है फ्रेश वाटर के साथ, तो वो भी कंटेमिनेट कर देता है फ्रेश वाटर को। दे पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट, मेटल एंड पेस्टिसाइड। कैसे पॉल्यूट करते हैं? उसमें बहुत सारे नाइट्रेट्स बहा दिए जाते हैं या उपलब्ध हो जाते हैं। बहुत सारे मेटेलिक एलिमेंट्स चले जाते हैं उसके अंदर। पेस्टिसाइड्स वगैरह जो कीटनाशक होते हैं या कीड़े मारने की दवाइयां हैं या और कोई चीज़ ऐसी है जो हम लोग यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में या एग्रीकल्चर में, वो सब बह के पानी में चला जाता है और पानी को फिर किसी भी काम का नहीं रखता। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ये ज़्यादातर केमिकल जो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकते या इनको किसी भी तरीके से वाटर से निकाला नहीं जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता है। ये उसी में बने रहेंगे। एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। और जब इनका यूज़ ह्यूमन बॉडी करती है या ह्यूमन करता है या एनिमल करते हैं, तो उनकी बॉडी में ये एज इट इज़ पानी के साथ चले जाते हैं और उसके फिर नुकसान झेलने पड़ते हैं। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दीज इन्फ्लुएंट सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज। अब इसको बचाया कैसे जा सकता है कि इनको यूज़ करना एक तो कम कर दिया जाए, और दूसरा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जो पानी जा रहा है उसको किसी ना किसी तरीके से ट्रीट किया जाए। बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लांट्स गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा वेस्ट निकलता है कि गवर्नमेंट
उसको नहीं सुधार पाती, सारे पानी को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ कहा गया है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा ट्रीट करके इन पानी को फिर फ्रेश वाटर बॉडीज़ में डालना चाहिए, जिससे पॉल्यूशन ना फैले। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेसेस अंडरग्राउंड वाटर। फॉरेस्ट होता है या ग्रास लैंड होते हैं जो एक तरीके से जहाँ पे वेजिटेशन होता है, उन क्षेत्रों में पानी का जो है सोर्स बना रहता है, क्योंकि वो सीधी धूप नहीं पड़ने देते ज़मीन पे, और नीचे का जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा जल्दी एवोपोरेट भी नहीं होता, और साथ ही जब लॉन्ग टाइम में बना रहेगा तो फिर बार बार रेन होती रहेगी तो पानी हमेशा वहाँ पे बना रहेगा। और फॉरेस्ट भी रेनफॉल के लिए या रेन के लिए बहुत जिम्मेदार होते हैं, इसीलिए फॉरेस्ट है, नेचुरल वेजिटेशन है, इसको बेवजह ख़राब नहीं करना चाहिए, इसको बेमतलब में मिसयूज इसका नहीं करना चाहिए। रन ऑफ एंड रिप्लेस इट अंडरग्राउंड वाटर, और ये क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को भी बचाते हैं, साथ ही जो ऊपर का पानी है उसको भी साफ रखते हैं, और रेन होती रहती है बराबर, तो इससे भी हम लोगों का वाटर जो है फ्रेश वाटर बना रहता है अर्थ पे। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग भी एक मेथड है। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, जैसे बारिश का पानी तालाबों और वो उसमें नदियों में या ऐसे वाटर बॉडीज़ में भर जाया करता था, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत जगह वाटर ऐसे गड्ढे खुदवा देती है या कह लें तालाब बनवा देती है, जिसमें बारिश होती है तो नेचुरली वाटर फिल हो जाता है। तो इससे क्या होता है, वाटर बॉडीज़ बन जाती हैं और ये बहुत समय तक वाटर को होल्ड किए रहती हैं, जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं जब रेन नहीं हो रही होती, और जब रेन साइकिल होगी वापस आएगी तो वापस ये बॉडीज़ भर जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। अपने घरों में भी इस तरीके से चैम्बर नीचे बना सकते हैं, और जो ड्रेन सिस्टम है जो रेन वाटर लेके आता है वो उसमें पानी को भर देगा जब बारिश होगी। तो ऐसा प्रोग्राम सब शुरू हो गए हैं, बिल्डिंग्स में ऐसे हार्वेस्टिंग चैम्बर्स बनने लगे हैं। द कैनाल्स यूज फॉर इरीगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज। मतलब जो कैनाल्स होते हैं जो एग्रीकल्चर के यूज़ के लिए पानी लाने वाले कैनाल्स हैं नदियों से, उनको प्रॉपर बनाना चाहिए, उनसे लीकेज वगैरह नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए जितना अच्छा हो सके उसको बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है फ्रेश वाटर का। स्प्रिंकलर इफेक्टिवली इरीगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड एवोपोरेशन। मतलब जो स्प्रिंकलर वगैरह है, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, स्प्रिंकलर का यूज़ करिए, तो उससे क्या होता है, स्प्रिंकलर कम पानी को काफ़ी दूर तक वो फैला देता है, और जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है या एग्रीकल्चर जो वेजिटेशन है उसको जितनी पानी की ज़रूरत होती है वो बहुत ही कम मात्रा में पानी का इस्तेमाल करके उन तक पहुंचा देता है। वो स्प्रिंकल कर देते हैं, उसके ऊपर फ्रेश वाटर का छिड़काव करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, और उससे क्या होता है कि हमारे सॉइल में नमी बनी रहती है, वेजिटेशन को नमी मिलती रहती है, और जो पानी है वो वेस्ट भी नहीं होता। ठीक है, और इन ड्राई रीजन विद हाई रेट्स ऑफ एवोपोरेशन ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन इज़ वेरी यूजफुल। जहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या है एवोपोरेशन की, वहाँ पे ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन, मतलब पाइप में छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं और उन पाइपों को डाल दिया जाता है खेतों में, और उनसे पानी जब रन कराया जाता है या उन पाइपों में पानी जाता है तो उन छेदों से ड्रॉप ड्रॉप करके गिरा करता है वेजिटेबल्स के या जो आपके वेजिटेशन है उसके ऊपर। तो उससे क्या होता है, बूंद बूंद करके पानी गिरा करता है, और प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। जैसे आपको 1 गिलास पानी पीना होता है, प्लांट्स को 1 बूंद 2 बूंद पानी अगर थोड़ी थोड़ी देर में मिलता रहे तो वो उनका काम चलता रहता है। तो इस तरीके से जब ट्रिकल इरीगेशन होती है या इस तरीके से ड्रिप इरीगेशन होती है तो इससे भी पानी काफ़ी हमारा बच जाता है। शायद एक बाल्टी पानी में या कह लीजिए कि एक टैंक पानी में काफ़ी बड़ा एरिया आप सींच सकते हैं, लेकिन अगर आपको वही एरिया ऐसे सींचना पड़े सीधे सीधे पानी से तो आपको बहुत ज़्यादा पानी लगेगा, क्योंकि आपको पूरा ग्राउंड भरना पड़ जाएगा, पूरा जो आपका फील्ड है उसको पूरा भरना पड़ेगा, और उसमें से बहुत सारा सॉइल में चला जाएगा, और बहुत सारा वाटर क्या होगा, सनलाइट पड़ने से एवोपोरेट हो जाएगा, जो भी एक तरीके से वेस्टेज ही होगा पानी का। The valuable water resource can therefore be conserved by adopting these means of irrigation। मतलब इस तरीके से हाईली टेक्निकल कह लीजिए इरिगेशन जो सिस्टम है, इनसे हम लोग अपने पानी को काफ़ी कुछ बचा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का क्या मतलब है, ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है, और इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में हम लोग देखने वाले हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट्स। द आर्टिकल इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री।
कुछ बच्चे जाते हैं एक एग्जीबिशन में, एक प्रदर्शनी में हैंडीक्राफ्ट की, और वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों से बहुत सारी चीज़ें लाई गई हैं प्रदर्शनी के लिए या वहाँ पे डिस्प्ले के लिए। मोना पिकअप अ बैग एंड एक्सक्लेम्ड, मोना ने एक बैग उसमें से उठाया और वो चिल्ला पड़ी, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हैंड बैग। मतलब वो कहती है कि ये बहुत ही अच्छा हैंडबैग है। यस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट, और ये जूट से बनाया गया है। द टीचर सेड, टीचर उसकी कहती है हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, और ये बनाया किससे गया है? ये जूट से बनाया गया है। जूट क्या है? एक नेचुरल फाइबर है। डू यू सी दोज बास्केट लैम्प शेड्स एंड चेयर्स, वो कहती हैं कि आपने वो देखा है वो बास्केट जो रखे हैं, लैम्प शेड्स रखे हुए हैं, जो चेयर्स रखी हैं, इनको देखा है। दोज आर मेड ऑफ केन्स एंड बैम्बूज, वो सब क्या होता है? बांस और कुछ केन्स, मतलब जो एक तरीके की लकड़ी होती है उससे बनाए हुए हैं। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया, जो ईस्टर्न और नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन है, ह्यूमिड रीजन मतलब होते हैं बहुत ज़्यादा आर्द्र, यानी जहाँ पे पानी जो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है उन एरियाज़ को। इंडिया बैम्बू ग्रोन इन प्लांटी, जैसी वो वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ, ठीक है, उन क्षेत्रों में बैम्बू बहुत होता है और उन क्षेत्रों से ही ये चीज़ें, ये प्रोडक्ट्स बन के आते रहते हैं। See this beautiful scarf. The teacher explained that silk is obtained from silkworm that are bred on mulberry trees. मतलब कहने का है कि वो कहते हैं कि ये स्कार्फ जो बना हुआ है ये सिल्क का बना हुआ है, और सिल्क जो होता है वो एक नेचुरल फाइबर है, और ये इसको कौन बनाता है? सिल्क वर्म बनाते हैं। और ये कहाँ पे सिल्क वर्म पाए जाते हैं? मलबरी ट्रीज पे, जो शहतूत के बाग होते हैं या शहतूत के जो पेड़ होते हैं उन पे ये सिल्क वर्म पाए जाते हैं, और इन सिल्क वर्म को से ही कलेक्ट किया जाता है सिल्क, जिनसे ये स्कार्फ बना हुआ है। द चिल्ड्रेन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। तो चिल्ड्रन इस तरीके से समझते हैं कि कितनी चीज़ें होती हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होती हैं, और वो नेचुरली हमारे नेचुरल वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ से आती हैं, ठीक है, सीधे जिनसे हमारी लाइफ इफेक्ट होती है और हम लोग उनको सीधे नेचर से प्राप्त करते हैं। Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. बहुत अच्छी बात, बायोस्फीयर क्या होता है? वो कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ केवल एग्जिस्ट करती है एक बहुत ही पतले से क्षेत्र, एक छोटे से क्षेत्र जहाँ पे लिथोस्फीयर मतलब हमारी लैंड, हाइड्रोस्फीयर जहाँ पानी है, और एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर आप जानते ही हैं मीट करते हैं, ठीक है। जैसे लैंड पे वेजिटेशन कहाँ होती है? लैंड पे होती है। चाहिए क्या होता है? पानी चाहिए होता है, और एक्सक्यूज मी, क्या चाहिए होता है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब उनको हवा चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह चाहिए होती है, प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है, एनिमल्स को, और ये क्या करते हैं? ये बनाते हैं, इन सब को मिला के बनता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इसलिए क्योंकि ये जो स्फीयर बनता है, इसी स्फीयर के अंदर हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स सब एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है बायोस्फीयर्स। इन तीनों से मिलके बायोस्फीयर बनता है, क्योंकि ये वो एसेंशियल एलिमेंट्स उपलब्ध कराते हैं किसी भी लाइफ के लिए, जो लिविंग रहने के लिए या लाइव रहने के लिए किसी भी जीव जंतु या पौधे को जरूरी होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। इन दिस बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। और इन बायोस्फीयर में जो लिविंग है वो एक दूसरे पे भी निर्भर रहते हैं, इन चीज़ों पे भी निर्भर रहते हैं। जैसे एक मान लीजिए एनिमल है, वो क्या करेगा? खाने के लिए वेजिटेशन पे निर्भर रहेगा, पीने के लिए पानी पे निर्भर रहेगा, ऑक्सीजन पे निर्भर रहेगा, एटमॉस्फेयर हो गया। साथ ही वो एनिमल हो सकता है ह्यूमन बीइंग, काऊ ले लीजिए, अगर ह्यूमन बीइंग पे भी निर्भर रहता है तो या ह्यूमन बीइंग उस पर निर्भर रहता है। तो इस तरीके से सब एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड है, यानी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है अपने सर्वाइवल के लिए। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम। और ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम क्या हुआ कि जब हम लोग एक दूसरे के साथ रह के या एक दूसरे पे अपनी निर्भरता दिखाते हैं, इसको कहते हैं इकोसिस्टम। मतलब जैसे सांस लेने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, एटमॉस्फेयर, पानी पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, हाइड्रोस्फेयर, और हम लोगों को रहने के लिए लैंड चाहिए, लिथोस्फेयर। तो तीनों का हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। साथ ही हम लोग खाने के लिए, फूड के लिए वेजिटेबल पे निर्भर हैं, ठीक है, और इसके अलावा एनिमल्स पे भी निर्भर है, एग मिलता है, ठीक है, जो लोग मीट खाते हैं मीट मिलता है, और भी चीज़ें मिलती हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों की निर्भरता ना सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे है,
ठीक है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बल्कि आपस में भी एक दूसरे से हम लोग क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इंटर रिलेटेड हैं। इसी चीज़ को कहते हैं इकोसिस्टम। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर ए वैल्यूएबल रिसोर्स। वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, ये वैल्यूएबल रिसोर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये तो हम लोगों के रोज़मर्रा की चीज़ें ये भी उपलब्ध कराते हैं। वेजिटेशन तो हम लोगों के बिना खाने के काम नहीं चल सकता। और दूध वगैरह हम लोगों को किससे मिलता है? जानवरों से मिलता है। और वाइल्ड लाइफ से क्या मिलता है? बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं वाइल्ड लाइफ से, ठीक है। जंगली जानवरों से भी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। और अगर हम लोग देखें बीज वगैरह क्या होते हैं, हनी देती हैं, और भी चीज़ें हैं जो हम लोग गौर करेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा कि हमारी डेली लाइफ में वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कितना अच्छा रोल प्ले करते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स। प्लांट्स क्या करते हैं? हम लोगों को टिम्बर, टिम्बर क्या होता है? घरेलू लकड़ी, मतलब जलाने के लिए या घर बनाने के लिए जो लकड़ी यूज़ होती है उसको हम लोग टिम्बर कहते हैं। गिव शेल्टर टू एनिमल, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं। एनिमल्स केवल एन ह्यूमन बीइंग, मतलब एनिमल्स का मतलब केवल जानवरों से नहीं बल्कि ह्यूमन बीइंग से भी है, ठीक है। एनिमल में सब चीज़ आती है, हम लोग भी आफ्टर ऑल एनिमल्स ही हैं, ठीक है। तो प्लांट्स से टिम्बर मिलता है, ये शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देते हैं ब्रीदिंग के लिए, प्रोटेक्ट सॉइल्स, सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ये सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं और ये एसेंशियल है एग्रीकल्चर को करने के लिए, एग्रीकल्चर को उगाने के लिए। एक्ट एज अ शेल्टर बेल्ट, और शेल्टर बेल्ट की तरह यूज़ होते हैं। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर को बचाती है वेजिटेशन। गिव अस फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स देते हैं। लेटेक्स क्या होता है? लेटेक्स होता है गोंद वगैरह चीज़ें, ठीक है। आप लोगों ने खाया होगा मिठाई में गोंद खाते हैं ना, गोंद के लड्डू वगैरह, ठीक है। वो लेटेक्स वगैरह तरीके की चीज, वो भी एक लेटेक्स ही है, ठीक है, किसी प्लांट का। और लेटेक्स क्या होता है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे रबर है, वो भी क्या है? प्लांट का एक लेटेक्स ही है, ठीक। तो उससे रबर मिलती है, टायर वगैरह बनते हैं, जूते के सोल बनते हैं, बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें बनती हैं। ये कहाँ से मिलता है? हम लोगों को प्लांट से मिलता है। टर्पेंटाइन ऑयल, तारपीन का तेल, जो आपने देखा होगा, हम लोग पुताई वगैरह जब होती है, हम लोगों के यहाँ पेंट वगैरह होता है, उसमें एक तेल डाला जाता है, ऑयल डाला जाता है, दैट इज़ टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है। ये भी प्लांट से ही आता है। गम्स मतलब गोंद वगैरह होता है, ये भी आपका प्लांट से ही मिलता है। मेडिसिनल प्लांट्स एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज सो एसेंशियल फॉर योर स्टडीज। मेडिसिनल प्लांट मतलब मेडिसिन भी ज़्यादातर प्लांट से ही एक्सट्रैक्ट की जाती है, और आपकी स्टडीज़ में जो यूज़ होता है पेपर, वो भी किससे बनता है? प्लांट से ही बनता है। देयर आर इन्यूमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। बहुत सारे नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करती हैं प्लांट्स के थ्रू। मतलब प्लांट्स हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं और हमारी लाइफ को यूजेबल बनाते हैं, और हमारे लिए कितने एसेंशियल है ये आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। और कुछ अपना दिमाग दौड़ाएंगे तो आपको और समझ में आएगा कि कितनी चीज़ें हैं हमारे आसपास। जिस टेबल या चेयर पे आप बैठे होगे उसमें भी कुछ ना कुछ प्लांट्स का होगा ज़रूर। या तो टेबल लकड़ी की बनी होगी, वो कहाँ से आया है? प्लांट से आया है, ठीक है। आप जिस पेपर पे लिख रहे हैं कहाँ से आया है? प्लांट से बना हुआ है, ठीक है। आप जो खाना खाने वाले हैं उसका वो कहाँ से आया है? वो भी वेजिटेशन है, प्लांट से आया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से प्लांट्स का हम लोग यूज़ जानते हैं, समझते हैं हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल है इनका। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म। एक्वेटिक लाइफ मतलब पानी में रहने वाले जीव, जैसे फिशेस वगैरह हो गए। एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स आप समझ ही रहे हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वुल, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें दूध देते हैं, मीट मिलता है, वुल मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इनसे उपलब्ध होती हैं। इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी। इंसेक्ट जैसे बीज हनी प्रोवाइड करती है। हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर। बीज क्या करती हैं? पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर को उगने में मदद करती हैं, फ्लावर को खिलने में मदद करती हैं, या सीड्स को ग्रो करने में मदद करती हैं। ये साइंस का पार्ट है, साइंस में बताया जाएगा। इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर एंड हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले है डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह डिकम्पोजर्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होती हैं जो डिकम्पोजर्स का काम करते हैं, इंसेक्ट्स काम करते हैं। तो ये हमारे लिए इकोसिस्टम को अच्छे से बनाए रखने के लिए भी डिकम्पोजर्स की तरह यूज़ होते हैं। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज अ डिकम्पोजर्स एज वेल। जो बर्ड्स होती हैं
वो क्या करती हैं, इंसेक्ट को खाती हैं, वो भी एक डिकम्पोजर का काम करते हैं, ठीक है। और वो इंसेक्ट भी कर रहे हैं बल्कि वो बर्ड्स भी कर रही हैं, क्योंकि वो कंट्रोल करे रहती हैं उन इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट्स भी बढ़ जाएंगे तो भी दिक्कत होगी, ठीक है। वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक इन अ स्कैवेंजर इज अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट। जो वल्चर होते हैं, वल्चर कौन होते हैं, गिद्ध या आपके जैसे ईगल्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो बर्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये नेचुरल स्कैवेंजर्स माने जाते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से प्रकृति द्वारा मिले हुए हम साफ सफाई करने वाले कर्मचारी हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सड़े गले मीट को खाते हैं, जो जानवर मर जाते हैं उनको खाते हैं, और गंदगी को साफ करते रहते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को ऑटोमेटिक ये लोग साफ करते रहते हैं। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। एनिमल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमारी लाइफ के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए वो कोई ना कोई रोल जरूर प्ले करता है, कोई ना कोई उसका उद्देश्य जरूर है अर्थ पे, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, नेचुरल वेजिटेशन आप देखते हैं कि कहीं कैसी अलग है, कहीं अलग है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिलती है, ठीक। कहीं पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन मिलता है, बहुत फॉरेस्ट मिलते हैं, और कहीं बिल्कुल नहीं मिलते। ऐसा होता क्यों है, ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग क्यों होता है। द ग्रोथ ऑफ अ वेजिटेशन डिपेंड प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर कैसा है और वहाँ पे ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कैसा है, मतलब पानी की उपलब्धता कैसी है, वाटर की उपलब्धता कैसी है। इन दो चीज़ों पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है वेजिटेशन के उगने पे। द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज अ फॉरेस्ट, ठीक है। मेजर वेजिटेशन को ग्रुप में बांटा गया है और उसमें सबसे बड़ा है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्रब्स एंड टुंड्रास, ठीक है। फॉरेस्ट जंगल हो गए, ग्रासलैंड हो गया आपका घास के मैदान, स्रब्स क्या होती है, झाड़ियों वाले क्षेत्र, और टुंड्रा, टुंड्रा एक अलग है जहाँ पे ठंडे इलाकों में जो वनस्पतियाँ होती हैं, ठंडे इलाकों में जो वेजिटेशन होती है उनको टुंड्रा में बांटा जाता है। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, मतलब जो बहुत ज़्यादा हैवी एरियाज होते हैं वहाँ पे बड़े ट्रीज बहुत पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल होती रहती है और वहाँ पानी की उपलब्धता ज़्यादा होने की वजह से पेड़, अपने बड़े पेड़ जो होते हैं उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए बड़े पेड़ वहाँ पे अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। फॉरेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगे जहाँ पे वाटर सप्लाई भरपूर है। As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces। जहाँ जैसे जैसे पानी की उपलब्धता कम होती जाएगी, जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा जिन क्षेत्रों में, वहाँ पे प्लांट्स की हाइट एक तो कम होने लगेगी, छोटे प्लांट्स पाए जाने लगेंगे, और या फिर जैसे कम होती जाएगी, मतलब जीरो की तरफ जब आप बढ़ते जाएंगे, वाटर जैसे ही कम होता जाएगा, वैसे वैसे प्लांट्स भी, वेजिटेशन भी कम होती चली जाएगी। शॉर्ट stunted trees and grasses grow in the region of moderate rainfall forming the grassland of the world। मतलब जिन जगहों पे moderate rainfall होती है, बहुत heavy rainfall नहीं होती, बहुत कम भी नहीं होती, उन जगह पे grassland पाए जाते हैं। और ये grassland किस लिए यूज़ होते हैं, यहाँ पे हम लोग अपने एनिमल पाल सकते हैं, क्योंकि grasses एनिमल्स के लिए बहुत ही एसेंशियल फूड है। तो इस वजह से वह यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्डिंग कह लीजिए या एनिमल पाले जाते हैं इन क्षेत्रों में। थॉर्नी शब्स एंड स्क्रब ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। थॉर्नी मतलब कांटे वाली झाड़ियाँ या ग्रो करती हैं कहाँ, जो ड्राई क्षेत्र होते हैं, जो सूखाग्रस्त क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, वहाँ पे कांटे वाली झाड़ियाँ ज़्यादा आपको दिखाई देंगी, क्योंकि वहाँ लो रेनफॉल होती है और ये आसानी से उन क्षेत्रों में उग आता है जहाँ पे लो रेनफॉल होती है या कांटे वाली झाड़ियों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो इन क्षेत्रों में ये आसानी से उग पाती है। इन सच एरियाज प्लांट हैव डीप रूट एंड लीव विद थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। जैसे इन क्षेत्रों में जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, उन क्षेत्रों में ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिन पे पत्तियाँ नहीं होती बल्कि कांटे होते हैं, जैसे कैक्टस। उससे क्या होता है, उससे वाटर लॉस बहुत कम होता है। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लिंचेस। टुंड्रा वेजिटेशन में क्या होता है, वहाँ पे कोल्ड पोलर रीजन होते हैं, बहुत ठंडा इलाका होता है, इसलिए वहाँ पे मॉसेस और लाइकेंस, ठीक है सॉरी, लाइकेंस ही पाए जाते हैं, मॉसेस एंड लाइकेंस ही उग पाते हैं, ठीक। वो मॉसेस क्या होते हैं, बहुत हरी हरी सी एक लेयर आपने देखी होगी, अक्सर पानी जब बारिश ज़्यादा होती है तो आपको दीवारों वगैरह पे उगी दिखेगी। इस तरीके से की ही वेजिटेशन केवल उग पाती है, बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन होती है, इसलिए बहुत अच्छी वेजिटेशन वहाँ पर भी नहीं उग पाती। टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक।
कहने का मतलब है कि अगर हम लोग गौर करेंगे तो आज कहीं ज़्यादा लोग हो गए हैं धरती पे 2 सेंचुरीज पहले से। मतलब अगर 2 सेंचुरीज पहले की पॉपुलेशन देखेंगे तो आज की पॉपुलेशन से कहीं ज़्यादा कम थी, और पॉपुलेशन बढ़ गई है तो उसको ज़्यादा खाने की आवश्यकता होगी। तो ज़्यादा खाना कहाँ से आएगा? ज़्यादा क्रॉप चाहिए। ज़्यादा क्रॉप कहाँ से आएगी? ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड से आएगी। तो एग्रीकल्चर लैंड अगर हम बढ़ाएंगे तो आफ्टर ऑल हम लोगों ने पढ़ा है कि 30% ही लैंड है अर्थ पे, ठीक। तो उन्हीं में से किसी से हमें उनका ही हिस्सा छीनना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट कवर को खत्म करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को काट काट के एग्रीकल्चर लैंड में बदले दे रहे हैं। और फॉरेस्ट, इसकी वजह से फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली, मतलब बहुत तेजी से फॉरेस्ट कवर कम होता जा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड से। और दोस्तों, हम लोगों को जैसे जीने के लिए खाने की आवश्यकता है, वैसे ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। दोनों ही हमें जीवन देते हैं। तो अगर हम लोग एग्रीकल्चर लैंड को एक्सपेंड कर भी लेंगे तो फॉरेस्ट कम हो जाएंगे, तो हमें अच्छी हवा नहीं मिलेगी और हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। इसलिए फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर दोनों ही हमारे लिए उपयोगी हैं। इसीलिए कहा गया है कि देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व द वैल्यूएबल रिसोर्सेज। इन दोनों ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की ज़रूरत है। और हम लोग अब टेक्निकली बहुत साउंड हो गए हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, ना कि फॉरेस्ट कवर को हटा के एग्रीकल्चर की लैंड को बढ़ाया जाए। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फीड करा पाएंगे और हमारे फॉरेस्ट भी कटेंगे नहीं, और फॉरेस्ट बचे रहेंगे तो हम लोगों को अच्छा इन्वायरमेंट मिलता रहेगा, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलता रहेगा। और अगर फॉरेस्ट कटते रहे तो पॉल्यूशन बढ़ता चला जाएगा दुनिया में, ये आप सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाया जा सकता है। तो फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, मतलब फॉरेस्ट हमारी धन संपदा है, यानी हमारी संपत्ति है, ठीक, हमारी खुशहाली का एक जरिया है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। प्लांट्स क्या करते हैं? एनिमल्स को शेल्टर देते हैं। एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं, तो ह्यूमन बींग और एनिमल्स को प्लांट शेल्टर देते हैं, फूड देते हैं, बहुत सारी उपयोगी चीज़ें देते हैं, और उसके बदले में एनिमल भी प्लांट्स को कुछ देता है। और ये जो बैलेंस है प्लांट और एनिमल का, इसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। और ये इकोसिस्टम तब तक मजबूत बना रहेगा जब तक ये बैलेंसिंग अच्छी बनी रहेगी। मतलब इनमें से कोई भी अगर स्पीसीज, एक छोटी सी भी स्पीसीज कम हो जाती है तो ये बैलेंस बिगड़ता है और इकोसिस्टम खराब होने लगता है। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट एंड एनिमल। चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, जो ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे प्लांट और एनिमल खत्म होने की कगार पे आ गए हैं। और ये ह्यूमन इंटरफेरेंस क्या होते हैं? इसी तरीके के, जैसे हम लोग लैंड को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, या हम लोग अपने किसी मकसद के लिए, घर बनाने के लिए पेड़ों को हटा देते हैं। ये क्या हो रहा है? ये एक तरीके से नेचुरल जो हैबिटेट है, हम लोग उसको कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करते जा रहे हैं, और इसका नुकसान हम ही को आगे चल के झेलना पड़ेगा। आगे लिखते हैं कि मैनी स्पीसीज हैव बिकम वल्नरेबल ऑन इंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। मतलब बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हो गई हैं जो या तो ख़त्म हो गई हैं, या ख़त्म होने की कगार पे हैं, या बहुत ही कम रह गई हैं अपनी जगहों पे। और डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर विच एक्सक्लरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज को खत्म होने का या समाप्त होने की कगार तक लाने का जो कारण है वो क्या है? डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का कटाई, सॉइल इरोजन, सॉइल का बर्बाद होना या सॉइल का कि फर्टाइल लेयर का उड़ जाना या ख़त्म हो जाना। कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, जो हम लोग निर्माण कार्य करते हैं, घर बना रहे हैं, ठीक है, मॉल्स बना रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स बनते जा रहे हैं, ये सब कहाँ बन रहे हैं? लैंड पे बन रहे हैं। और लैंड कहाँ है? लैंड तो आफ्टर ऑल एक लिमिटेशन है उसकी, और हम लोग इसको बहुत तेज़ी से बनाते चले जा रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? हमारी जो यूज़फुल लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग जो लग जाती है उससे जंगल ख़त्म हो रहे हैं। सुनामी और लैंडस्लाइड जैसे नेचुरल जो डिज़ास्टर्स आते रहते हैं, वो भी हम कहीं ना कहीं नेचुरल इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं। आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज। ये सब कारण हैं जिसकी वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बुरी तरीके से समाप्त हो रहे हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इन द पोचिंग इज द पोचिंग विच रिजल्ट इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। पोचिंग क्या होता है? शिकार। शिकार क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने किसी भी फन के लिए, या कह लीजिए कोई कारणवश या बिजनेस के लिए जानवरों को मारते हैं, और
उसकी वजह से भी बहुत सारे एनिमल्स का लॉस हो रहा है, फॉरेस्ट से वो गायब होते जा रहे हैं, और फॉरेस्ट से एनिमल का कम हो जाना या प्लांट का कम हो जाना, किसी का भी कम हो जाना इकोसिस्टम को बर्बाद करता है, इकोसिस्टम को खत्म कर देता है। द एनिमल आर पोस्ट फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स। मतलब क्या कहते हैं कि एनिमल क्यों शिकार करते हैं लोग एनिमल्स का, कि इनकी एक तो ट्रेड होता है, इलीगल ट्रेड होता है, स्किन की ज़रूरत होती है, नेल के लिए मार दिया जाता है, टीथ का कुछ बनाया जाता होगा तो टीथ के लिए इनको मारा जा सकता है, इनके हॉर्न सींगों के लिए मारा जाता है, एज वेल एज फेदर या उनके पंखों के लिए इनको मार देते हैं ह्यूमन बींग। सम ऑफ दीज एनिमल आर टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। मतलब इस तरीके के जो पशु पक्षी हैं बहुत सारे हमारे यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं या ख़त्म होने की कगार पे पहुँच चुके हैं सिर्फ पोचिंग या शिकार की वजह से। These can be conserved by increasing awareness। और इनको कैसे कंजर्व किया जा सकता है कि हमें इंक्रीज करना चाहिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए कि हमें हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखना है, उनको समझाना चाहिए इकोसिस्टम का महत्व, जिससे वो लोग इन सब चीज़ों को कंजर्व करने की कोशिश करें, जानवरों पशु पक्षियों को ना मारें और पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करें। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। क्या कहते हैं कि नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब एक तरीके से लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन या कह लें इकोसिस्टम के कंजर्वेशन का ही प्रोग्राम है, और ये ज़्यादातर गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड। क्रीक्स क्या होती हैं, समुद्रों के किनारे जो पानी भर जाता है छोटी छोटी जगहों पे, उन्हें क्रीक्स कहा जाता है। लेक्स झीलें आप जानते हैं। वेटलैंड्स होते हैं दलदली भूमि, कहीं पानी भरने से जो मिट्टी कीचड़ बन जाता है, वहाँ पे भी बहुत सारे जानवर जीव जंतु रहते हैं, तो उनको भी नहीं खत्म करना है, सभी कहीं ना कहीं इकोसिस्टम में काम ही आते हैं। तो क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड को भी प्रोटेक्ट करना है, और इनको प्रोटेक्ट करना भी नेसेसरी है टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन। हमारे जो प्रीशियस रिसोर्स हैं, बहुत ही कीमती रिसोर्सेज हैं, उनको बचाने के लिए इन सभी को कंजर्व करना, इन सबको सुरक्षित रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। देयर इज अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज नॉट डिस्टर्ब। मतलब अगर बैलेंस बना रहेगा एनवायरनमेंट में, कैसे बैलेंस बना रहेगा कि हमें किसी भी स्पीसीज को खत्म नहीं करना, या उसके कम या ज़्यादा होने से हमेशा इम्बैलेंस पैदा होता है एनवायरनमेंट में। इसलिए ना जो बैलेंस बना हुआ है, जो नेचुरली हमें मिला हुआ है गिफ्ट, उसको हमें बनाए रखना है। अगर आपके आसपास कोई पेड़ पौधा है, कोई जीव जंतु है, अगर आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं है, फिर भी उसको बनाए रखना है, उसको कोशिश ये करनी है कि उसे हटाना नहीं है, या उसे मार नहीं देना है, या उसे काट नहीं देना है। अगर ऐसा आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ही इफेक्ट होंगे। इसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज। ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत बुरी तरीके से नेचुरल हैबिटेट को ख़त्म कर रही हैं स्पीसीज़ के, मतलब बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, या तो प्लांट ख़त्म हो रहे हैं, एनिमल ख़त्म हो रहे हैं, और इसका कारण क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, इस वजह से भी ये ख़त्म होते जा रहे हैं। ड्यू टू indiscriminate killings, several birds and animals have either become extinct or are ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। मतलब बहुत सारे इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग मतलब होता है बिना जाने पहचाने जानवरों को धड़ल्ले से मारते जा रहे हैं लोग, बर्ड्स को मारते जा रहे हैं, और इसकी वजह से भी ये भी एक कारण है कि बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं हमारी जीव जंतु और प्लांटेशन। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। अवेयरनेस प्रोग्राम को चलाना चाहिए, सोशल फॉरेस्ट्री करनी चाहिए, और वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम्स को डे टू डे करते रहना चाहिए। मतलब जब भी मौका मिले इस तरीके के प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी और अपने स्तर पे भी लोगों को करना चाहिए, जिससे हमारा नेचर बना रहे। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप टू दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीसीज। स्कूल के बच्चों को जू ले जाना चाहिए या बर्ड वॉचिंग के लिए ले जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनके अंदर एक जागरूकता आती है, वो भी समझते हैं कि हमें क्यों हमारा इन्वायरमेंट या हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बचा के रखना चाहिए, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। उनके अंदर जागरूकता आएगी तभी वो आगे चल के पेड़ पौधों को और एनिमल्स को सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। ग्लॉसरी में दिया है नेशनल पार्क, a natural area designed to protect the ecological integrity of one or more ecosystem for the present and the future generation। मतलब फ्यूचर और प्रेजेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, नेशनल पार्क को बना देती है। नेशनल पार्क क्या होते हैं, वो एरिया होते हैं जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ बैन होती हैं, मतलब वहाँ पे एनिमल और
प्लांट जो हैं, जो नेचुरली वहाँ पे उगते या रहते हैं, उनको सुरक्षित रखा जाता है और वहाँ पे किसी भी तरीके का ह्यूमन इंटरफेरेंस को बैन किया जाता है। उनको उन सभी जो वहाँ पे नेचुरल चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। इनको नेशनल पार्क कहा जाता है और ये गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं। गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्ट करती है और डिफाइन करती है कि कहाँ से कहाँ तक इस तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज़ बंद रहेंगी। तो जहाँ पे ऐसा होता है उसे हम लोग नेशनल पार्क कह सकते हैं। और भी नाम दिए जाते हैं, सेंचुरीज कहते हैं, नेशनल पार्क कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स कहते हैं। तो ये सब क्या है, ये प्रोटेक्शन के ही अलग अलग नाम हैं। ठीक है, मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड ऑफ वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड एंड एनिमल। इन इंडिया किलिंग लायन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक इज इनलीगल। बहुत सारी कंट्रीज़ में लॉ बना दिया गया है कि अगर आप जानवरों को मारेंगे या प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएंगे तो आपको सज़ा होगी उसके बदले में। इंडिया में भी ऐसा लॉ है और बहुत सारे जानवरों को मारने पे आपको बहुत बड़ी बड़ी सज़ाएं मिल सकती हैं। तो लॉयन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक जैसे जानवरों को या पशु पक्षियों को आप मारते हैं तो आपको सज़ा झेलनी पड़ सकती है। An international conservation CITES has been established that lists several species of animal and bird in which trade is prohibited. Conservation of plant and animal in an ethical duty of every citizen. CITES एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसके थ्रू बहुत सारे बर्ड्स को, एनिमल्स को और प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। मतलब उस लिस्ट में जिनका नाम है बर्ड्स का, एनिमल्स और प्लांट्स का, उनके किसी भी तरीके के यूज़ पे पाबंदी है, मतलब रोक है। मतलब उनका कोई बिजनेस यूज़ भी नहीं कर सकते, कोई पर्सनल यूज़ भी नहीं कर सकते, उन जानवरों को पाला भी नहीं जा सकता, उन पेड़ पौधों को घर में भी नहीं लगाया जा सकता। आप उनको उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दीजिए और वहीं पे आप उसको प्रोटेक्ट करने में गवर्नमेंट की सहायता कर सकते हैं। अगर उनको नुकसान पहुँचाएंगे तो आपके लॉ के अकॉर्डिंग आपको सज़ा मिलेगी। तो इस तरीके से एक CITES प्रोग्राम है। बायोस्फीयर रिजर्व ग्लोसरी में दिया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क। ग्लोबली कुछ प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे हम लोगों ने अभी देखा नेशनल फॉरेस्ट के बारे में देखा, तो इस तरीके से प्रोटेक्टेड एरिया हैं, नेशनल इंटरनेशनली भी ये प्रोटेक्ट किए गए हैं कहीं कहीं, मतलब विश्व के स्तर पे, वर्ल्ड लेवल पे इनको प्रोटेक्ट किया गया है। और ये क्यों प्रोटेक्ट किए गए हैं कि ये कंजर्वेशन और डेवलपमेंट दोनों पे ध्यान देते हैं। इनका कारण ही यही होता है कि कंजर्वेशन भी हो और इसके थ्रू आगे एनिमल और प्लांट्स को जो नुकसान हुआ है वो डेवलप होता चला जाए, इकोसिस्टम मजबूत होता चला जाए। तो इस तरीके के एरियाज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है। जब वर्ल्ड लेवल पे उनको बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है और ये लगभग हर एक कंट्री में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा हुआ डू यू नो। CITES का फुल फॉर्म दिया गया है द कंजर्वेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फौना एंड फ्लोरा। फौना एंड फ्लोरा को प्रिजर्व करने के लिए या रख रखाव के लिए या उनको संरक्षित करने के लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है और इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट है ये। इट एम्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन specimens of wild animal and plant does not threaten their survival. Roughly 5,000 species of animal and 28,000 species of plant are protected. Bears, dolphin, cacti, corals, orchid and aloes are some examples. मतलब कहने का है कि इस सूची में या इस लिस्ट में लगभग 5,000 एनिमल स्पीसीज को और 28,000 प्लांट स्पीसीज को सूचीबद्ध किया गया है, इनके नाम दिए गए हैं और इन पे किसी भी तरीके का शोषण करना या इनको किसी भी तरीके से यूज़ करना बैन है। ठीक है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो अकॉर्डिंग टू लॉ आपको सजा मिलेगी। तो इस तरीके की किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए गवर्नमेंट्स आपस में एक ट्रीटी करती हैं, उसी तरीके की ट्रीटी है CITES। तो दोस्तों, ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए।